क्या हो अगर एक झूठ इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच बन जाए। ली शुआन ने सोचा था कि वो महज एक मामूली ढोंगी बनकर अपनी पूरी जिंदगी शांति से गुजार लेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका बनाया हुआ झूठ हकीकत की सीमाओं को पार कर जाएगा। जब उसका शिष्य उन फटी पुरानी किताबों में लिखे फर्जी शब्दों को पढ़कर आसमान चीरने लगा, तब ली शुआन के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ऐसा गुरु जिसे खुद नहीं पता कि वो क्या सिखा रहा है, और एक ऐसा शिष्य जिसने उस दिखावे को ही अपनी शक्ति बना लिया और दिव्य लोक की ऊंचाइयों को छू लिया। तैयार हो जाइए एक ऐसे रोमांच के लिए जहां धोखा ही असली ताकत है और एक झूठ पूरी दुनिया का भाग्य बदलने वाला है। मैंने तकनीकें गढ़ी, लेकिन क्या मेरे शिष्य ने वास्तव में उनमें महारत हासिल कर ली? अध्याय 1। मैं शिष्य नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उसने बहुत कुछ दे दिया। एक नॉवेल हब। वरिष्ठ, यह मेरी ओर से आपको मेरे गुरु के रूप में सम्मान देने के लिए भेंट है। उस युवक ने ली जुबान के सामने आदरपूर्वक 3 गुलाब की लकड़ी के बक्से रख दिए। तुम गलतफहमी में हो, मैं कोई छिपा हुआ विशेषज्ञ नहीं हूं और मैं शिष्यों को स्वीकार नहीं करता। इन्हें वापस ले जाओ। ली जुबान ने थोड़ी झुंझलाहट दिखाते हुए कहा। उस युवक का नाम जुयान था, जो प्रांत के एक शहर के धनी परिवार का वंशज था। उसकी पृष्ठभूमि ली जुबान के लिए ईर्ष्या का विषय थी, जो इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आया था। दुर्भाग्य से जुयान उतना बुद्धिमान नहीं था और ली जुबान को अपना गुरु मानने पर अड़ा रहा, क्योंकि वह उसे एक एकांतप्रिय ऋषि समझता था। ली जुबान को इस दुनिया में आए हुए 1 दशक से ज्यादा समय हो गया था। बिना किसी सुपर सिस्टम या चीट्स के, और यहाँ तक कि सबसे छोटे गांव से भी बाहर न निकल पाने के कारण सबसे बुरी बात यह थी कि अब वह इस छोटे से गांव में अकेला बचा था। ये छोटा सा गांव चारों ओर से खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ था। कुछ ही फीट चौड़ा एक संकरा रास्ता ही गांव में आने जाने का एकमात्र रास्ता था। ये सन्यासियों के निवास के लिए एक आदर्श स्थान था। गांव के पूर्वज युद्ध और अराजकता से बचने के लिए यहाँ आकर बस गए थे। अब बाहरी दुनिया में कोई युद्ध न होने के कारण गांव की युवा पीढ़ी इस छोटे से पहाड़ी गांव में एक साधारण जीवन जीने के लिए अनिच्छुक होकर दुनिया में कदम रखने लगी। ये गांव निकटतम कस्बे से 100 मील दूर था और यात्रा बेहद जोखिम भरी थी। रास्ते में घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था, जहां अक्सर खूंखार जानवर और बाघ दिखाई देते थे। पिछले कुछ दशकों में गांव की आबादी लगातार घटती गई। जब ली जुबान वहां पहुंचे तब तक वहां केवल 1 दर्जन परिवार ही बचे थे, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग थे। ली जुबान समेत गांव में केवल 5 बलवान युवक ही बचे थे। ली जुबान समेत सभी गांव के जीवन से असंतुष्ट थे और शहर जाने की लालसा रखते थे। लेकिन ये यात्रा बेहद खतरनाक थी, खासकर 30 मील लंबे जानलेवा जंगल से होकर गुजरना, जहां खूंखार बाघ और जंगली जानवर रहते थे। गांव छोड़कर निकले कई युवक जंगल में ही मर चुके थे। 10 साल पहले एक दिन घूमने निकला एक ग्रामीण वापस लौटा। वह अपनी मां को शहर में बसाना चाहता था और दावा करता था कि उसने बाघों को मारने का हुनर सीख लिया है और उसने जानलेवा जंगल में निडर होकर उन खूंखार जानवरों का सामना किया था। इसलिए ली जुबान और कुछ अन्य युवकों ने उसके साथ यात्रा पर जाने का फैसला किया। घातक जंगल हालांकि खूंखार जानवरों से भरा रहता है, लेकिन सौभाग्य से जानवरों के साथ किसी भी मुठभेड़ से बचते हुए इसे सुरक्षित रूप से पार किया जा सकता है। ली जुबान का भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। एक चित्तीदार धारीदार बाघ प्रकट हुआ। जिस व्यक्ति ने बाघों को मारने का तरीका सीखने का दावा किया था, उसने अपना तेज चाकू उठाया, जोर से धाड़ा और फिसलते हुए आगे बढ़ा। केवल ली जुबान ही बाल बाल बच निकला और छोटे से पहाड़ी गांव लौट आया। उसका हमेशा से यही मानना था कि उसका बचना इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने फिसलते हुए हमले को देख लिया था और तुरंत भागने का फैसला किया था। बाघ को मारने का वह कौशल पूरी तरह से अविश्वसनीय था, जिसके कारण वह सीधे बाघ के मुंह में जा गिरा। इस घटना के बाद ली जुबान गांव में एकमात्र स्वस्थ व्यक्ति बचा था। अपने प्रियजनों को खो चुके बुजुर्ग निवासी अगले दशक में एक एक करके इस दुनिया से विदा हो गए और लगभग आधा महीना पहले ली जुबान ने गांव के अंतिम बुजुर्ग को अंतिम विदाई दी। उस वीरान पहाड़ी गांव को देखकर, जहां वह अकेला बचा था, ली जुबान को गहरे दुख और क्रोध का अनुभव हुआ। अन्य पुनर्जन्म लेने वाले या तो संघर्षों के विरुद्ध विद्रोह कर बैठे थे या उनकी पृष्ठभूमि असाधारण थी, और वह एक छोटे से पहाड़ी गांव से भी बाहर नहीं निकल सका। बिना किसी सिस्टम या जुगाड़ के इस बात की पूरी संभावना थी कि वह इस छोटे से पहाड़ी गांव में अकेले ही मर जाएगा। अरे, मैंने सोचा था कि मैं एक ऑनलाइन उपन्यास का नायक बन सकता हूँ, लॉन्ग स्वॉर्ड का उपयोग करके हजारों मील की यात्रा कर सकता हूँ, दुनिया भर में राक्षसों का वध कर सकता हूँ, संत बन सकता हूँ और दुनिया को नीचा दिखा सकता हूँ। स्पष्ट रूप से मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। ली जुबान ने मन ही मनाह भरी और आत्मनिंदा करते हुए कहा, मैं एक छोटे से पहाड़ी गांव से भी बाहर नहीं निकल सकता और मैं अभी भी लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ हजारों मील की यात्रा करने का सपना देख रहा हूँ। हाँ, इन आत्मनिंदा भरी टिप्पणियों के कारण किसी तरह उस छोटे से पहाड़ी गांव में पहुंचे जुयान ने तलवार के साथ हजारों मील की यात्रा वाक्यांश सुना और ली जुबान को एक एकांतप्रिय विशेषज्ञ समझ बैठा। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और उसे अपना गुरु बनाने की जिद करने लगा। वरिष्ठ, अंततः मैंने आपको पा लिया है। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें और मुझे अपनी अद्वितीय मार्शल आर्ट सिखाएं। क्या? ली जुबान अचंभित रह गया। उसने 16 या 17 वर्ष के उस लड़के को देखा, जिसने भव्य वस्त्र पहने थे और जिसकी कमर से एक लंबी तलवार लटक रही थी, और वह कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। मैं डोंगहे प्रांत से जुयान हूँ। बचपन से ही मैंने सच्ची मार्शल आर्ट की खोज करने का संकल्प लिया था। आज मुझे गुरुजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। मैं लगन से अभ्यास करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ और आपके द्वारा सौंपी गई परंपराओं का उल्लंघन नहीं करूंगा। धड़ 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 श्रद्धापूर्वक घुटने टेके उस युवक को कट्टर निगाहों से देखते हुए ली जुबान दंग रह गया। उसके मन में पहला विचार यही आया, इस लड़के का दिमाग शायद पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है।
लीजुवान चाहे कितनी भी बार यह मानने से इनकार करे कि वह एक गुप्त विशेषज्ञ है, या चाहे कितनी ही बार यह कहे कि उसे मार्शल आर्ट की साधना विधियां नहीं आती, जुयान ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और एक शिष्य के रूप में अपनी वफादारी की शपथ लेने पर अड़ा रहा। उसकी इस कट्टरता ने लीजुवान के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया। मैं कोई गुप्त विशेषज्ञ नहीं हूँ, न ही मुझे मार्शल आर्ट के अभ्यास के तरीके पता हैं। आप गलत व्यक्ति के पास आए हैं। मैं भी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो मुझे मार्शल आर्ट सिखा सके। असंभव, जुयान दृढ़ निश्चय के साथ बोली। आदरणीय बुजुर्ग, मुझे धोखा देने की कोशिश करना बंद करो। तुम निश्चित रूप से एक छिपे हुए विशेषज्ञ हो। इस जगह को देखो, खड़ी चट्टानों से घिरी हुई, मनमोहक दृश्यों से सजी हुई। ये स्पष्ट रूप से किसी एकांतवासी का छिपने का स्थान है। यदि आप छिपने में माहिर नहीं हैं, तो आप यहाँ अकेले क्यों रहेंगे? हे गुरुजी, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा और न ही आपकी शिक्षाओं को व्यर्थ करूंगा। जुयान लगातार प्रणाम करता रहा। उसकी आंखों में उत्साह और दृढ़ निश्चय झलक रहा था। मैं कोई गुप्त विशेषज्ञ नहीं हूँ, मेरे पास साधना की कोई विधि नहीं है, मैं शिष्य नहीं बनाता। आपने बिल्कुल गलत व्यक्ति को चुना है। लीजुवान असहाय दिख रहा था। आखिर यह बच्चा कितना जिद्दी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस भयानक जंगल को पार करके इस छोटे से गांव तक कैसे पहुंच गया। क्या वह किसी छिपे हुए विशेषज्ञ की तलाश में इस कदर जुनूनी हो गया है कि उसे बदला नहीं जा सकता? मैं समझता हूँ। जुयान अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर ज्ञान का भाव था। शिष्य बनना बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें जल्दबाजी कैसे की जा सकती है? मैं वापस जाकर आपका शिष्य बनने के लिए एक औपचारिक उपहार तैयार करूंगा। जब लीजुवान वहां अचंभित खड़ी थी, तभी जुयान भाग गई और देखते ही देखते ओझल हो गई। आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया। इस आधे महीने के दौरान लीजुवान को इस बात का बहुत पछतावा था कि उसने जुयान से बाहरी दुनिया के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने का अवसर नहीं लिया, या शायद इस छोटे से पहाड़ी गांव को छोड़ने का मौका भी नहीं गंवाया। किसने सोचा होगा कि जुयान दोबारा लौट आएगी? और तो और, वह अपना शिष्य बनने के लिए एक उपहार भी लाया था। वह उसे अपना स्वामी मानने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है। चाहे वह कितना भी इनकार करे, वह हठपूर्वक उसे एक छिपा हुआ विशेषज्ञ मानता है। लीजुवान किसी को धोखा नहीं देना चाहता था, खासकर ऐसे व्यक्ति को जिसका बैकग्राउंड इतना अनोखा हो। उसके पास कोई चालबाजी या तरकीब नहीं थी। वह ये सोचकर भी घबरा जाता था कि अगर उसका झूठ उजागर हो गया तो क्या होगा। इसलिए उसने बार बार इसे अस्वीकार किया, बार बार इनकार किया, लेकिन जुयान इतना अडिग था, उसे दृढ़ विश्वास था कि वह एक छिपा हुआ विशेषज्ञ है, और यह विश्वास अटूट था। आदरणीय गुरुदेव, ये लीजिए 300 ताइल सोना। मैं जानता हूं कि व्यवहारिक वस्तुएं किसी विशेषज्ञ का ध्यान आकर्षित नहीं करती, लेकिन शिष्य बनने के लिए दिया जाने वाला उपहार अनिवार्य है। यही मेरी सच्ची प्रतिबद्धता है। जुयान ने बक्सों में से एक को खोला, जिसके अंदर 30 सोने की छड़ें करीने से रखी हुई थीं। लीजुवान ने सोने की छड़ों को देखा, अपनी लार निगलते हुए थोड़ा ललचाया, लेकिन अंत में उसने दांत पीसकर दृढ़ता से कहा, मैं शिष्य नहीं बनाता। मैं कोई गुप्त विशेषज्ञ भी नहीं हूँ। जल्दी से इसे वापस कर दो। मैं तुमसे बस कुछ ही साल बड़ा हूँ। हालांकि बड़े व्यक्ति जवान दिखते हैं, लेकिन यह आपकी उच्च साधना के कारण ही संभव है कि आप अपनी युवावस्था बनाए रखते हैं। जुयान को अब भी पूरा यकीन था कि वह एक गुप्त विशेषज्ञ है, और उसने दूसरा डिब्बा खोला। यह मेरे जू परिवार द्वारा संजोया गया 1000 साल पुराना जिनसिंग है। यह मेरा दूसरा औपचारिक उपहार है। मुझे उम्मीद है कि बड़े बुजुर्ग इसे स्वीकार करेंगे। लीजुवान ने एक बार फिर घूंट भरा और डिब्बे में रखी उस जड़ से परिपूर्ण 1000 साल पुरानी जिनसेंग को देखा, जो पहले से ही मानव आकृति में ढल चुकी थी। उसकी हल्की सी जिनसेंग की सुगंध उसकी नाक में प्रवेश कर गई और उसका पूरा शरीर स्फूर्ति से भर गया। 1000 साल पुराना जिनसेंग निस्संदेह एक दुर्लभ विलासिता थी। गांव के एक बुजुर्ग ने एक बार कहा था कि 100 साल पुराना जिनसेंग किसी मरणासन व्यक्ति के जीवन को 3 दिन तक बढ़ा सकता है, उसकी जीवन शक्ति को बहुत बढ़ा सकता है, और इसमें चमत्कारिक दीर्घायु प्रभाव होता है। अपने अद्भुत प्रभावों के साथ 1000 साल पुराने जिनसेंग में निश्चित रूप से और भी अधिक दिव्य शक्ति होगी। लीजुवान को कुछ हद तक लालच हुआ, लेकिन उसने फिर से दांत पीसकर कहा, अपनी बात वापस ले लो। मैं सचमुच कोई गुप्त विशेषज्ञ नहीं हूं और मुझे साधना की विधि नहीं आती। जुयान ने तीसरा डिब्बा खोला। आदरणीय बुजुर्ग, ये 9 पत्ती वाला अमृत है, मेरा तीसरा औपचारिक उपहार। 9 पत्तियों का अमृत। लीजुवान के लिए नजरें हटाना मुश्किल था। गांव के बड़े बुजुर्ग ने एक बार कहा था कि दुनिया की सबसे कीमती जड़ी बूटी 9 पत्तों का अमृत पीने से व्यक्ति सभी रोगों से प्रतिरक्षित हो जाता है, मन शांत हो जाता है, बाल सफेद नहीं होते और उम्र 20 साल तक बढ़ जाती है। ये दुनिया में बहुत कम देखने को मिलने वाला खजाना है। लीजुवान ने उस डिब्बे को देखा, जो जेड की तरह सफेद रंग का था, आकार में लिंगजी मशरूम जैसा था, और उसकी डंडी पर 9 बैंगनी पत्तियां उगी हुई थीं, जिनमें 9 पत्ती अमृत की झलक थी। उसने गहरी सांस ली, नजरें हटाईं और गंभीर भाव से भरी आह भरी। ठीक है, चूंकि तुम यहाँ आ पाए हो, तो यह भाग्य ही होगा। मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। वह वास्तव में मना नहीं कर सका, क्योंकि जुयान ने उसे बहुत कुछ दे दिया था। मैंने तकनीकें गढ़ी, लेकिन क्या मेरे शिष्य ने वास्तव में उनमें महारत हासिल की? अध्याय 2 अध्याय 2 तात्कालिक साधना तकनीक ऑन साइट _ एक नोवेल हब। शिष्य जुयान, गुरु को नमस्कार। उत्साह से अभिभूत होकर जुयान धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गई और सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। हम उठो। लीजुवान ने शिष्य स्वीकार करने के उपहार वाले बक्से को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। उनका चेहरा गंभीर था, जो एक सख्त गुरु के व्यवहार को दर्शाता था। वह दूसरों को धोखा देना नहीं चाहता था, फिर भी जुयान द्वारा दिया गया उपहार बहुत ही उदारतापूर्ण था। वह शिष्य को तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन साधना तकनीक के बारे में क्या? वहां कोई नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, वह मनगढ़ंत कहानी भी बना सकता है। लीजुवान ने तर्क दिया कि वह अपने पिछले जीवन में एक असफल ऑनलाइन उपन्यास लेखक था, इसलिए एक साधना तकनीक गढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। जुयान के चेहरे पर दिख रहे मंदबुद्धि भाव को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वह असली साधना विधि और नकली साधना विधि में अंतर नहीं कर सकता था। और अगर वह खेती के प्रारंभिक स्तर को हासिल करने में असफल हो जाता है, तो ये निश्चित रूप से खेती की तकनीक की गलती नहीं होगी, बल्कि योग्यता की कमी होगी। हाँ मास्टर। जुयान उत्साह से खड़ी हो गई, उसकी निगाहें ली हुआन पर टिकी हुई थीं।
गुरुजी, आप मुझे साधना की तकनीक कब सिखाएंगे? जूयान की आशा भरी आंखों को देखकर ली जुबान ने रहस्यमय अंदाज में धीरे से कहा, मैंने तुम्हें अस्थायी रूप से अपना शिष्य स्वीकार किया है, लेकिन अगर तुम 1 साल के भीतर साधना का प्रारंभिक स्तर हासिल नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि हमारा गुरु शिष्य बनना भाग्य में नहीं लिखा है। इसके बाद तुम मुझे परेशान मत करना, समझे? ये सुनकर जूयान अंदर ही अंदर कांप उठी। उसने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, समझ गई। निश्चिंत रहिए गुरुजी, यदि मैं 1 वर्ष के भीतर साधना करने में असमर्थ रहा तो यह मेरी स्वयं की योग्यता की कमी होगी। मैं आपको दोष नहीं दूंगा गुरुजी, बल्कि मैं हार मान लूंगा और अब आपको परेशान नहीं करूंगा। ली जुबान के चेहरे पर राहत के भाव थे। ये बहुत अच्छी बात थी कि उनके शिष्य को ये समझ थी। 1 साल में खेती के शुरुआती स्तर तक पहुंचना, 10 साल में भी नहीं, यहाँ तक कि 100 साल में भी नहीं। जूयान को धोखा देने के लिए कोई साधना तकनीक गढ़ने से पहले ली हुआन को दुनिया की मार्शल आर्ट की स्थिति के बारे में जानना आवश्यक था। चूंकि जूयान ने यह मान लिया था कि वह एक एकांतप्रिय व्यक्ति है जो सांसारिक मामलों की परवाह नहीं करता, इसलिए ली हुआन ने सीधे साधे सवाल पूछना शुरू कर दिया। ली जुबान को बाहरी दुनिया के बारे में जितनी कम जानकारी थी, जूयान को उतना ही विश्वास होता गया कि वह मार्शल आर्ट में अद्वितीय महारत रखने वाला और कभी बुरा न होने वाला एकांतवासी प्राचीन गुरु है। स्वाभाविक रूप से उसने वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। कुछ समझ विकसित करने के बाद ली जुबान को बाहरी दुनिया का सामान्य ज्ञान हो गया था। ये छोटा पहाड़ी गांव क्यूई काउंटी के पूर्वी नदी क्षेत्र में स्थित था, जो एक समृद्ध काउंटी थी जिसकी स्थापना 100 साल से भी अधिक समय पहले हुई थी। विश्व में 3 देश थे जिनके नाम थे क्यूई देश, वू देश और उत्तर में स्थित बर्बर साम्राज्य। जूयान से उसने सीखा कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट का स्तर बहुत उन्नत नहीं था, न ही उनमें धरती को हिला देने वाली शक्ति थी और न ही हवा में उड़ने की क्षमता। शक्तिशाली योद्धा केवल दीवारों पर चढ़ने, कई मीटर ऊंची छलांग लगाने और भारी भार उठाने जैसे करतब ही कर सकते थे। जहां तक जूयान की बात है, बचपन से ही वह पौराणिक कथाओं के प्रति आसक्त था और हमेशा एक सच्चे गुरु को खोजने और एक अद्वितीय साधना तकनीक में प्रशिक्षण प्राप्त करने का सपना देखता था। इस जुनून ने उन्हें पूर्वी नदी क्षेत्र में कुछ प्रसिद्धि दिलाई, लेकिन अच्छे अर्थों में नहीं। लोग अक्सर शू परिवार के युवा मुखिया का मजाक उड़ाते थे, उन्हें भ्रमित मानते थे, मिथकों में विश्वास करने वाला और काल्पनिक गुरुओं से कौशल सीखने की चाह रखने वाला बताते थे। बाहरी दुनिया के बारे में जानने के बाद ली जुबान थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि उसने सोचा था कि वह उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट की दुनिया में है। लेकिन क्या यह संभव है कि जूयान को उन तक पहुंच ही न हो? मामला चाहे जो भी हो, फिलहाल ये ली जुबान की पहुंच से बाहर है। हालांकि अब उसके मन में एक विचार आया है कि वह एक मनगढ़ंत साधना तकनीक से जूयान को कैसे चकमा दे सकता है। सफल साधना असंभव थी। जूयान की विफलता केवल उसकी योग्यता की कमी को दर्शाती, न कि ली हुआन की न के बराबर साधना तकनीक की समस्या को। इस बिंदु पर ली जुबान ने बोलना शुरू किया, मैं जो साधना तकनीक सिखाऊंगा वह ज्ञानोदय शब्द पर केंद्रित है। आप प्रवेश स्तर प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, यह आपकी योग्यता और प्रतिभा पर निर्भर करता है। मैं आपको 1 साल का समय दूंगा। अगर आप 1 साल में शुरुआती स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो इसका मतलब यही है कि यह आपके नसीब में नहीं है। जूयान का दिल उत्साह से धड़क रहा था, लेकिन साथ ही वह थोड़ा घबरा भी रहा था। उसे डर था कि वह साधना में सफल नहीं हो पाएगा। गहरी सांस लेते हुए उसने आदरपूर्वक कहा, गुरुजी, कृपया मुझे साधना की तकनीक सिखाएं। यदि मैं साधना के प्रारंभिक स्तर तक नहीं पहुंच पाया तो यह मेरे भाग्य की कमी होगी। ली जुबान पीछे की ओर झुककर आकाश की ओर देखते हुए धीमी आवाज में बोले, मार्शल आर्ट का मार्ग अनंत है, लेकिन साधना की शुरुआत त्वचा को निखारने, हड्डियों को निखारने और आंतरिक अंगों को निखारने से अधिक कुछ नहीं है। जूयान ने पूरी एकाग्रता से सुना, उसकी आंखों में जुनून भरा था। उसे डर था कि कहीं एक भी शब्द छूट न जाए। ली जुबान ने अपने ऑनलाइन उपन्यास में विभिन्न स्तरों के लिए बनाई गई सेटिंग्स को याद किया। उन्होंने उनका विस्तार से वर्णन किया और साधना पद्धति का अपेक्षाकृत संपूर्ण सारांश प्रस्तुत किया। मार्शल आर्ट की शुरुआत ची और रक्त को महसूस करने से होती है। ची और रक्त को महसूस करने मात्र से ही त्वचा सुधार के चरण में प्रवेश किया जा सकता है। यदि कोई ची और रक्त को महसूस भी नहीं कर सकता तो बाकी सब व्यर्थ की बातें हैं। त्वचा परिष्करण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, त्वचा को मजबूत बनाने से संबंधित है। त्वचा परिष्करण पूरा हो जाने पर आपकी त्वचा अत्यंत कठोर हो जाएगी और सामान्य ब्लेड या तलवारें इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। यहाँ तक कि अगर कट भी जाए तो केवल एक हल्का निशान ही रह जाएगा। अगर उसे यह कहानी गढ़नी ही थी तो उसे मार्शल आर्ट की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहिए था। त्वचा परिष्करण की अवस्था पूरी करने के बाद लोग सामान्य हमलों से अप्रभावित हो जाएंगे। ये वाकई प्रभावशाली होगा, है ना? जूयान के उत्साहित चेहरे को देखकर ली हुआन समझ गया कि उसने उसे बेवकूफ़ बना दिया है। ये तो असली मार्शल आर्ट है। केवल त्वचा को परिष्कृत करने के स्तर पर ही कोई तलवारों या ब्लेडों से अप्रभावित हो सकता है। यदि हड्डियों और आंतरिक अंगों को परिष्कृत करना इससे भी अधिक शक्तिशाली है तो क्या वे नहीं है? मैं, जूयान, आखिरकार एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में असली मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ। एक बार जब मैं शुरुआती स्तर पर पहुंच जाऊंगा तो देखते हैं कौन मुझ पर हंसने की हिम्मत करता है। जूयान की आंखें जुनून से भरी हुई थी, उसका दिल उत्साह से उमड़ रहा था। गुरुजी, क्या त्वचा को निखारने की उपलब्धि का मतलब है कि मैं शुरुआती स्तर पर पहुंच गया हूँ? जूयान ने उत्सुकता से पूछा। कुआं, बिना सोचे समझे ली जुबान सिर हिलाकर जूयान को यह बताने ही वाला था कि त्वचा को निखारने का मतलब साधना के प्रवेश स्तर को प्राप्त करना है। लेकिन दोबारा सोचने पर क्या ये बहुत सरल नहीं लगेगा? चूंकि वह वैसे भी मजाक कर रहा था तो क्यों न इसे और भी बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। इसलिए उन्होंने गंभीरता से कहा, बिल्कुल नहीं। त्वचा को निखारना, हड्डियों को निखारना और आंतरिक अंगों को निखारना तो मार्शल आर्ट की बुनियादी बातें हैं। इन्हें तो प्रवेश स्तर भी नहीं माना जा सकता। जूयान स्तब्ध रह गया। अगर त्वचा शोधन से ही तलवारों और ब्लेडों के वार से बचाव संभव हो जाता है और अस्थि शोधन और आंतरिक अंगों का शोधन स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली होता है तो क्या यह मार्शल आर्ट का प्रारंभिक स्तर नहीं है? फिर प्रारंभिक स्तर प्राप्त करने के बाद कोई कितना शक्तिशाली होगा? इस समय जूयान मार्शल आर्ट के प्रवेश स्तर को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा और लालसा से भरा हुआ था। गुरुजी, किसी व्यक्ति को मार्शल आर्ट में प्रवेश किया हुआ कब माना जाएगा? मार्शल आर्ट्स का प्रवेश स्तर।
जब आपके आंतरिक अंगों का शुद्धिकरण पूरा हो जाता है, आपके शरीर में ची और रक्त का संचार होता है, आपके शरीर में एक छोटा सा कायापलट होता है, आपकी मांसपेशियां और हड्डियां गरज की तरह दहाड़ती हैं और आपकी ची और रक्त आकाश की तरह उमड़ते हैं, तब आप प्रवेश स्तर पर पहुंच जाते हैं। गुरुजी, मार्शल आर्ट के शुरुआती स्तर के बाद क्या होता है? छोटी सफलता कैसी होती है और बड़ी सफलता कैसी होती है? कोई व्यक्ति कितना शक्तिशाली हो सकता है? इस मार्शल आर्ट के कई चरण होते हैं। शुरुआती स्तर के बाद जब आपकी ऊर्जा और रक्त आकाश तक पहुंच जाएं, आग की तरह तीव्र रूप से जलते हुए, बुरी आत्माओं को दूर भगाते हुए, नदियों और समुद्रों को चीरते हुए, तब महान सफलता प्राप्त होगी। ली जुवान ने मौके पर ही सुधार किया। सुनते सुनते जुयान और भी उत्साहित हो गया। जैसे ही वह दोबारा कुछ पूछने वाला था, ली जुवान ने हाथ हिलाकर उसे रोकते हुए कहा, ठीक है, तुम अभी शुरुआती स्तर तक भी नहीं पहुंचे हो, ज्यादा उम्मीद मत रखो। अपनी क्षमता से ज्यादा मत सोचो। साधना के लिए शांति और धैर्य जरूरी है और अधीरता साधना के लिए हानिकारक है। हाँ मास्टर, जुयान अचानक गंभीर हो गई और उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। ली जुवान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि वह आगे बात नहीं करना चाहता था, बल्कि बात यह थी कि उसने साधना तकनीक के दूसरे भाग के बारे में अभी तक सोचा ही नहीं था। त्वचा परिष्करण, अस्थि परिष्करण और आंतरिक अंगों परिष्करण के जो चरण उसने मनगढ़ंत बनाए थे, वे इतने बेतुके थे कि जुयान को धोखा दे सकते थे। वह 1 साल में या यहाँ तक कि 8 से 10 साल में भी त्वचा परिष्करण के स्तर तक साधना नहीं कर पाएगा। प्रवेश स्तर की नौकरी पाना तो दूर की बात है। मैंने तकनीकें गढ़ी, लेकिन क्या मेरे शिष्य ने वास्तव में उनमें महारत हासिल कर ली? अध्याय 3 जुयान का कठिन प्रशिक्षण _ 1 नोवेल हब। घोड़े की मुद्रा में अच्छी तरह से खड़े हो जाएं। अपनी सांसों को नियंत्रित करें, अपने मन को शांत करें, दांटियन पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी ऊर्जा और रक्त को महसूस करें। ली जुवान के मार्गदर्शन में जुयान घोड़े की मुद्रा अपनाता है, अपनी सांसों को नियंत्रित करता है और अपनी ऊर्जा और रक्त को महसूस करता है। निर्देश देते हुए ली जुवान ने कहा, मेरी साधना विधि रूप में नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि और इच्छा में निहित है। आपको अपने मन को शांत करना होगा, बाकी सब कुछ भूल जाना होगा और गहराई से समझना होगा, साथ ही अपने भीतर छिपी इच्छा को खोजना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब तो बस मनगढ़ंत बातें हैं। सिखाने के लिए कोई तकनीक नहीं है। मैं जुयान को एरोबिक्स करना तो नहीं सिखा सकता, है ना? ये तो बहुत ही बेकार होगा। इसलिए जुयान केवल घोड़े की मुद्रा में बैठकर ऊर्जा और रक्त का आकलन कर सकती है। जहां तक इसे महसूस न कर पाने की बात है, ये योग्यता का मामला है। मैंने जिस खेती की तकनीक सिखाई, उसमें कोई समस्या नहीं थी। क्या आप ची और रक्त को महसूस कर सकते हैं? यह आपकी समझ पर निर्भर करता है। यदि आप भीतर की इच्छा को देख सकते हैं और ची और रक्त को महसूस कर सकते हैं, तो ची और रक्त को सक्रिय करने का प्रयास करें, अपनी त्वचा को पूरी तरह से निखारें और त्वचा परिष्करण के चरण में प्रवेश करें। ली जुवान गंभीर भाव से जुयान को साधना सिखाती है। यह मार्शल आर्ट की बुनियाद है। जैसा कि कहा जाता है, गुरु रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन शिष्य को मेहनत करनी पड़ती है। आपको लगन से अभ्यास करना होगा, गहराई से समझना होगा और थक जाने पर आराम करना होगा। काम और आराम को संतुलित रखें, लेकिन जल्दबाजी न करें। आप जितने ज्यादा चिंतित होंगे, ची और रक्त को महसूस करना उतना ही मुश्किल होगा, समझे? जुयान ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, जी गुरुजी, आपका शिष्य समझ गया। बहुत खूब, लगन से खेती करो। ली जुवान अपने हाथ पीठ पीछे करके चला जाता है। उसने खुशी खुशी उन भेंटों को स्वीकार कर लिया जो जुयान ने उसे शिष्य बनने की इच्छा जताते समय प्रस्तुत की थी। नौपत्ती वाला जिनसेंग सचमुच एक खजाना है, चलो इसे उबालकर इसके प्रभाव का परीक्षण करते हैं। ऐसा सोचते हुए ली जुवान एक छोटा चाकू निकालता है, सावधानीपूर्वक नौपत्ती जिनसेंग का एक टुकड़ा काटता है, मुर्गी खाने से एक मुर्गी को पकड़कर उसका वध करता है और उसे जिनसेंग के साथ पका लेता है। ये प्रशिक्षु यहाँ खेती कर रहा है, लेकिन उसे भोजन की आवश्यकता है। उसने जो कीमती उपहार दिया है, उसे देखते हुए अगर मैं उसे भोजन भी न दूं, तो ये कुछ ज्यादा ही निर्दयतापूर्ण होगा। ली जुवान ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। खाना पकाते समय उसने जुयान पर एक नज़र डाली, जो अभी भी अपनी मुद्रा का अभ्यास कर रही थी, लेकिन थोड़ी कांप रही थी, मानो अपनी ताकत खोने वाली हो। कुछ देर बाद जुयान और अधिक देर तक सहन नहीं कर सकी और आराम करने लगी। यह उनका तीसरा ब्रेक था। मैं उसे यथासंभव लंबे समय तक धोखा देता रहूंगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन तुम खुद ही मेरे दरवाजे पर आ गिरे। ली जुवान ने सिर हिलाया और उसे अनसुना कर दिया। अभी कुछ समय तक उसका भेद नहीं खुलेगा। इसके अलावा जुयान के आने से ली जुवान को छोटे से गांव से निकलने का मौका मिल गया। शायद वह सुरक्षित रूप से दुष्ट वन से होकर गुजर सके। उसने पहले ही भागने की योजना बना ली थी। छोटे से गांव को छोड़ने के बाद वह उद्देश्य की ओर निकल पड़ेगा। क्यूई काउंटी और डोंगहे काउंटी से दूर रहने से अगर जुयान को पता भी चल जाए कि उसे धोखा दिया गया है, तो भी वह अपने अनुभव का इस्तेमाल करके उसे बदला नहीं ले पाएगा। ... जुयान ने एक बार फिर घोड़े की मुद्रा अपनाई और अपने शरीर की ऊर्जा और रक्त को महसूस करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया। ऊर्जा और रक्त, ये शरीर के भीतर निवास करते हैं, पूरे शरीर में प्रवाहित होते हैं। मैं इन्हें कैसे महसूस करूं? मैं इन्हें कैसे सक्रिय करूं? गुरु ने कहा, यह सब समझ और इरादे के बारे में है, न कि रूप के बारे में। जुयान को अपनी ऊर्जा और रक्त का एहसास होता रहा, लेकिन घोड़े की मुद्रा बनाए रखने के कारण पैरों में हो रहे दर्द के अलावा उसे ऊर्जा या रक्त का कोई एहसास नहीं हो रहा था। निराश मत होइए, अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, लगन जरूर रंग लाएगी। जुयान ने खुद को प्रोत्साहित किया। उसकी आंखें दृढ़ थी क्योंकि वह घोड़े की मुद्रा में बना रहा और अपनी ऊर्जा और रक्त को महसूस करता रहा। चिकन सूप तैयार था। ली जुवान ने देखा कि जुयान अभी भी उसी मुद्रा में है। उसने उसे परेशान नहीं किया और खुद ही खाना शुरू कर दिया। आह, 9 पत्ती वाला जिनसेंग, इस दुनिया में एक दुर्लभ खजाना। इसे खाने से सभी रोग दूर रहते हैं, काले बाल सफेद नहीं होते और यह उम्र को 20 साल तक बढ़ा देता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह अतिशयोक्ति है। ली जुवान के पेट भर खाने के बाद उसे पता नहीं था कि यह महज मनोवैज्ञानिक था या नहीं, लेकिन उसे बहुत अधिक ऊर्जावान महसूस हुआ, मानो उसका पूरा शरीर बहुत अधिक आराम महसूस कर रहा हो। थोड़ा सा बचा है, मैं इसे जुयान को दे दूंगा। कुछ बुदबुदाने के बाद वह उठा और जुयान के पास चला गया।
कैसा है? जुयान ने अपनी घोड़े जैसी मुद्रा समाप्त की और थोड़ा निराश दिखते हुए कहा, गुरुजी, मुझे अभी भी कोई ऊर्जा या रक्त महसूस नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मार्शल आर्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीजें दृढ़ता और संकल्प हैं। ली जुबान ने उसे सांत्वना दी। उसने मन ही मन सोचा, बेशक तुम किसी भी ऊर्जा या रक्त को महसूस नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है वह सब बकवास है। अगर तुम सचमुच ऊर्जा या रक्त को महसूस कर सकते तो क्या तुम किसी तरह के राक्षस नहीं होते? तुम्हारे पास अभी भी पूरा 1 साल है, क्या तुम्हें अब भूख नहीं लग रही? जाओ और खा लो। ये सुनकर जुयान को अचानक अपनी भूख का एहसास हुआ और उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद गुरुजी। ये 9 पत्ती वाले जिनसेंग से बना चिकन सूप है, इसे खाए, इसे पौष्टिक भोजन समझिए। हाँ मास्टर, जुयान भावुक हो गया। 9 पत्ती वाला जिनसेंग उसने अपने गुरु को उपहार में दिया था, लेकिन उसके गुरु ने उसी से उसके लिए सूप बनाया। उसके गुरु को उपहार की परवाह नहीं थी, जैसा कि उन्होंने कहा था, उसका यहाँ होना तो नियति थी। खाना खाते और सूप की चुस्की लेते हुए जुयान ने पूछा, गुरुजी, ची और रक्त को महसूस करने और साधना शुरू करने में आमतौर पर कितना समय लगता है? खैर, ये तो हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता है। गुरुजी, सबसे तेज व्यक्ति को शुरू करने में कितना समय लगा? शुरू करने में कितना समय लगा? ली जुबान ने मन ही मन अपनी आंखें घुमाईं। उसके द्वारा बनाई गई साधना विधि के अनुसार कोई भी व्यक्ति जीवन भर में इसकी शुरुआत भी नहीं कर सकता था। अगर मैं शुरुआत करने की सीमा बहुत कम रखूं तो क्या प्रगति न होने पर उसे शक होने लगेगा? मुझे प्रतिभा के लिए मानक थोड़ा ऊंचा रखना होगा। ये सोचते हुए ली जुबान ने कहा, प्राचीन काल में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति 5 दिनों में त्वचा का शोधन, 10 दिनों में हड्डियों का शोधन, 15 दिनों में अंगों का शोधन पूरा कर लेता था, फिर गर्ज हड्डियों के चरण में प्रवेश करता था और गान के समान कीवी और रक्त का संचार प्राप्त करके सफलतापूर्वक आगे बढ़ता था। इसमें कुल मिलाकर लगभग 1 महीना लगा। जुयान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या आप 5 दिनों में त्वचा को निखारने की प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं? 1 महीने में शुरुआत करें। क्या उनके गुरु इसी को प्रतिभा मानते थे? क्या मैं त्वचा को निखारने का काम 5 दिनों में पूरा कर सकती हूँ? आज तो मुझे ऊर्जा और रक्त का भी एहसास नहीं हो रहा था। शायद मैं इसे 5 दिनों में नहीं कर पाऊंगी। क्या इसका मतलब यह है कि मुझमें उतनी प्रतिभा नहीं है? जुयान तुरंत घबराने लगी। ली जुबान जुयान के हाव भाव पर ध्यान दे रहा था। यह अच्छी बात थी कि वह घबराया हुआ था, इसलिए उसने आगे कहा, बेशक ये प्राचीन प्रतिभाएं हैं, लाखों में एक। आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 साल में शुरुआत कर सकते हैं तो मेरी नज़र में आप योग्य हैं। तो मास्टर की नज़र में 1 साल में शुरुआत करना लगभग स्वीकार्य है। जुयान की आंखें दृढ़ हो उठीं और उसने गंभीरता से कहा, गुरुजी, निश्चिंत रहिए। 1 साल में आपका शिष्य अवश्य ही काम शुरू कर देगा। मैं आपके प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ली जुबान ने अपना कंधा थपथपाया, उसका चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था। तुम्हारी इस स्तर की समझ को देखते हुए तुम्हें अपना शिष्य बनाने का मेरा विशेष निर्णय व्यर्थ नहीं गया। जुयान बेहद भावुक हो गई। उसी समय उसे और अधिक दबाव महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपना भोजन समाप्त किया और उठ खड़ा हुआ। गुरुजी, मैं अभ्यास करने जा रहा हूँ। मुझे अपनी साधना में कड़ी मेहनत करनी होगी और निश्चित रूप से अपने गुरु के प्रयासों को निराश नहीं करना होगा। दृढ़ निश्चय के साथ जुयान ने तेज गति से दौड़ लगाई और ऊर्जा और रक्त को महसूस करने के लिए अपनी अश्वमुद्रा में वापस आ गया। ये बेवकूफ़ लड़का, ली जुबान ने सिर हिलाया और आह भरी। वह किसी को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जिस क्षण उसने उपहार स्वीकार किया और जुयान को मनगढ़ंत साधना तकनीक सिखाई, ली जुबान को पता चल गया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसे इसे अंत तक निभाना ही होगा। आकाश में पहले ही अंधेरा छा चुका था। सोने से पहले ली जुबान बाहर निकला और उसने देखा कि जुयान अभी भी अभ्यास कर रहा है। उसने उसके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। दया भाव से भरकर वह लड़के को थकाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, ध्यान रखना, साधना के दौरान काम और आराम को संतुलित रखना। खुद पर ज्यादा दबाव डालने से तुम्हारी नींव को नुकसान पहुंच सकता है। उचित समय पर आराम करना जरूरी है। गुरुजी, मैं समझ गया, जुयान ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। ली जुबान ने अपना सिर हिलाया, दरवाजा बंद किया और सोने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। मैंने तकनीकें गढ़ी, लेकिन क्या मेरे शिष्य ने वास्तव में उनमें महारत हासिल की? अध्याय 4 जुयान की आत्मपूर्ति _ एक नॉवेल हब। भोर होने से पहले ही जुयान अपने घोड़े की मुद्रा का अभ्यास कर रहा था। गुरु ने कहा, रूप पर जोर देने के बजाय अर्थ को समझना और आत्मसात करना, प्राणिक ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करना, उसे सक्रिय करना और त्वचा को निखारना। पूर्व के प्रतिभाशाली लोग 5 दिनों में त्वचा को निखारने का काम पूरा कर लेते थे, लेकिन मुझे अभी तक अपनी प्राण ऊर्जा का भी एहसास नहीं हुआ है। अंतर बहुत बड़ा है। गुरु ने कहा था कि अधीर नहीं होना चाहिए। जितनी अधिक अधीरता होगी, प्राण ऊर्जा का एहसास उतना ही कठिन होगा। जुयान ने अपने मन को शांत किया, खुद पर ध्यान केंद्रित किया और सूक्ष्मता से अपने शरीर को महसूस किया, अपनी जीवन शक्ति को महसूस किया। आकाश में सफेद रंग की एक लकीर दिखाई दी। जैसे ही सूरज उगने वाला था, जुयान अपनी जीवन शक्ति को महसूस करने में लीन था, तभी अचानक उसे अपने सीने और पेट से एक गर्म धारा निकलती हुई महसूस हुई, जो कोमल और गर्म थी, मानो उसकी सांसों के साथ बह रही हो। जीवनदायिनी ऊर्जा, मुझे जीवनदायिनी ऊर्जा का एहसास हुआ है। इस समय जुयान बेहद खुश थी। शांत रहो, शांत रहो, शांत और संयमित रहना चाहिए, मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। जीवन शक्ति को जुटाओ, त्वचा को निखारो। जीवन शक्ति को कैसे जुटाएं? गुरुजी ने स्पष्ट नहीं किया। क्या मुझे गुरुजी से पूछना चाहिए? नहीं, गुरुजी ने कहा था कि यह समझ और इरादे के बारे में है। मुझे इस क्षण इस भावना को समझना होगा। अगर मैं शिथिल हो जाऊं तो जीवन शक्ति को फिर से महसूस करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे गुरुजी से जीवन ऊर्जा को जुटाने के तरीके के बारे में विस्तार से पूछना पड़े तो क्या इससे गुरुजी निराश नहीं होंगे और उन्हें यह नहीं लगेगा कि मेरी समझ कमजोर है? इस तरह सोचते हुए जुयान ने ली हुआन से सलाह लेने का विचार तुरंत खारिज कर दिया। घोड़े की मुद्रा में बने रहते हुए उसने बार बार अपनी जीवन शक्ति को जुटाने का प्रयास किया। साथ ही ली जुबान द्वारा जीवन शक्ति को जुटाने के बारे में दिए गए स्पष्टीकरणों को याद करता रहा।
उसने अपना सारा ध्यान स्वयं पर केंद्रित कर लिया, जीवन शक्ति के संचलन में लीन हो गया। उसकी सांसें अनायास ही उसकी जीवन शक्ति की लय के अनुरूप समायोजित हो गईं और धीरे धीरे जीवन शक्ति की एक हल्की सी धारा उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी त्वचा हल्की लाल चमक उठी, मानो कोई गर्म धारा उसकी त्वचा को परिष्कृत कर रही हो। मुझे लगता है कि अब मैं त्वचा को निखारने के चरण में प्रवेश कर चुका हूँ। जूयान बेहद उत्साहित था। अंततः उसने अपनी जीवन शक्ति को महसूस कर लिया था और उसे सफलतापूर्वक अपनी त्वचा को निखारने में लगा दिया था। अल्पविराम। जब ली जुबान को जम्हाई आई तो वह उठा, नहाया, कपड़े पहने और नाश्ता बनाने के लिए बाहर चला गया। वह गांव में अकेला बचा था। आत्मनिर्भर जीवन जीना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने जूयान को घोड़े की मुद्रा का अभ्यास करते देखा। उसके होठों का एक कोना फड़क उठा। उसका शिष्य काफी मेहनती था। दुर्भाग्य से ये सब व्यर्थ था। अभ्यास की विधि एक मनगढ़ंत कहानी थी जो उसने गढ़ी थी। अगर यह कारगर हो जाती तो यह एक चमत्कार ही होता। जब भी वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मुझसे पूछने आएगा तो मैं उसे फिर से धोखा दे दूंगा। ली जुबान ने अपना सिर हिलाया और मुंह फेर लिया। जैसे ही जूयान ने अपने गुरु को देखा, वह उत्साहित हो गया और अपने गुरु को यह बताने ही वाला था कि उसने उनकी जीवन शक्ति को महसूस कर लिया है और अब त्वचा को निखारने के चरण में प्रवेश कर गए। हालांकि गुरु को सिर हिलाते देख उसका दिल तुरंत बैठ गया। क्या मेरा स्वामी मुझसे असंतुष्ट है? हाँ, अपने स्तर पर गुरुजी यह कैसे नहीं देख पाए कि मैंने अपनी जीवन शक्ति को महसूस कर लिया है और त्वचा को निखारने की अवस्था में प्रवेश कर लिया है। वह जरूर सोचता होगा कि मैं बेचैन, अभिमानी और अधीर हूँ। जूयान के अनुमानों के दौर के बाद उसने तुरंत ली हुआन को यह बताने का विचार त्याग दिया कि उसने उसकी जीवन शक्ति को महसूस कर लिया है और त्वचा शोधन के चरण में प्रवेश कर लिया है। अपने मन को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी त्वचा को निखारने के लिए अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को जुटाना जारी रखा। गुरुजी गहन ज्ञान वाले हैं। वे मेरी क्षमता को एक नज़र में देख लेते हैं। मुझे अहंकारी या आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए। मेरी साधना में हुई प्रगति को समझते हुए मुझे ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जूयान ने मन ही मन महसूस किया कि उसके अभ्यास का तरीका उसके गुरु को एक नज़र में ही स्पष्ट हो जाता था। उन्हें जानबूझकर बताने की कोई जरूरत नहीं थी। ली जुबान ने मुर्गी खाने से एक मुर्गी पकड़ी और 9 पत्तों वाले युवानजी एक प्रकार का चिकन सूप को पकाने के लिए तैयार हो गया, जो इस दुनिया में एक दुर्लभ खजाना है। कल 9 पत्तों वाले युवानजी से बना चिकन सूप खाने के बाद उसे अपने शरीर में शक्ति का अनुभव हो रहा था। जैसे ही उसने चाकू निकाला और मुर्गी को मारने ही वाला था, वह रुक गया। ये ठीक नहीं है। अब मेरा एक शिष्य है। गुरु होने के नाते मुझे उसकी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए। खैर, मैंने उसे एक बार धोखा दे दिया है। अब वह मेरा शागिर्द है। उसके लिए अपने गुरु की सेवा करना उचित ही है ना? ये सोचते हुए एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में मुर्गी लिए वह जूयान की ओर चल पड़ा। शिष्य, आओ, मुर्गी को मारो, उसमें कुछ 9 पत्ती वाला गनोडरमा मिलाओ और पकाना शुरू करो। जूयान ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया और थोड़ा हैरान होकर ली हुआन से मुर्गी और चाकू ले लिया। क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? ली जुबान ने उसे खाली निगाहों से देखते हुए भौहें चढ़ा लीं। ठीक है जूयान, ये सीधा साधा आदमी एक अमीर परिवार का बेटा है। वह भला खाना कैसे बना सकता है? लेकिन चूंकि वह अब मेरा शिष्य है तो मैं उसका सदुपयोग कैसे नहीं कर सकता? शिष्य, हर पल, हर क्रिया, यहाँ तक कि सोना और खाना भी प्रशिक्षण है। भले ही तुमने अभी तक मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम नहीं रखा है, लेकिन अपने गुरु के क्षेत्र से दूर रहकर पहले से ही उसे अभ्यस्त होना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। ली जुबान ने गंभीरता से कहा। गुरुजी, मैं अभी जाता हूँ। जूयान का चेहरा गंभीर हो गया और उसने आदरपूर्वक उत्तर दिया। मेरे गुरु का क्षेत्र बहुत ऊंचा है। ये सभी सांसारिक कार्य वास्तव में एक सच्चे ऋषि के हावभाव हैं, एक छिपे हुए गुरु का आचरण है। जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचता गया, वैसे वैसे उसका गुरु उसके लिए और भी रहस्यमय होता गया। ऊपरी तौर पर उसका गुरु साधारण प्रतीत होता था, किसी शक्तिशाली व्यक्ति की शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता था, लेकिन यही तो आम लोगों के बीच छिपे एक सच्चे गुरु की पहचान थी। जूयान खाना बनाने चली गई। ली जुबान कुछ देर तक उसे देखता रहा, लेकिन उसे तसल्ली नहीं हुई। उसने पाया कि हालांकि जूयान मुर्गी को मारने और पकाने में अनाड़ी था, लेकिन उसके मार्गदर्शन में वह जो खाना बनाता था वह कम से कम खाने लायक तो होता था। इसलिए उसने एक कुर्सी ली और उसे घर के सामने वाले बड़े पेड़ के नीचे रख दिया। ली जुबान कुर्सी पर आराम से लेट गया और भोजन का इंतजार करने लगा। इन दिनों घर के कामों की देखभाल के लिए एक शिष्य का होना काफी अच्छा है। जूयान की बुद्धि को देखते हुए वह इसे थोड़े समय में नहीं समझ पाएगा, लेकिन मुझे भी बचने का रास्ता तैयार रखना चाहिए। भोजन के बाद जूयान ने अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया। मेरी त्वचा के निखार की गति बढ़ गई है। मेरी ताजगी में कम से कम 50% सुधार हुआ है। इस गति से हालांकि 5 दिनों में त्वचा को निखारने का काम पूरा करना संभव नहीं होगा, लेकिन 1 महीने के भीतर यह ठीक हो जाना चाहिए। जूयान ने देखा कि उसकी त्वचा के परिष्करण की गति में काफी वृद्धि हुई है और वह बेहद उत्साहित था। त्वचा को निखारने की गति अचानक इतनी क्यों बढ़ गई है? क्या इसका कारण ये हो सकता है? उन्हें 9 पत्ती वाले गैनोडर्मा से बने चिकन सूप की याद आ गई। 9 पत्ती वाला गैनोडर्मा एक दुर्लभ खजाना है। उसके शू परिवार के खजाने में केवल यही एक टुकड़ा था। अगर शू परिवार का इकलौता वारिस न होता और अपने माता पिता का प्रिय न होता तो वह 9 पत्ती वाले गैनोडर्मा को अपने गुरु को उपहार के रूप में न दे पाता। मालिक, इस क्षण जूयान की भावनाओं का कोई जवाब नहीं था। मेरे गुरु को पता था कि 9 पत्ती वाला गैनोडर्मा मेरी साधना में सहायक हो सकता है, इसलिए उन्होंने मुझे इसका इस्तेमाल मुर्गी पकाने में करने दिया। मुझे अपने गुरु की कृपा को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए और जल्द से जल्द सफलता की दहलीज पार करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी विस्तृत व्याख्याओं के साथ जूयान ने उस क्षण अपने गुरु के प्रति अपार प्रशंसा का अनुभव किया। उनका सम्मान सूर्य और चंद्रमा के समान असीम था और वे अत्यंत भावुक हो गए। उसने अपनी पूरी ऊर्जा जुटाई और अपनी त्वचा को निखारने का काम जारी रखा। निरंतर परिष्करण के माध्यम से जूयान ने महसूस किया कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है, उसकी जीवन शक्ति अधिक जीवंत हो रही है, उसकी त्वचा अधिक सख्त हो रही है, मानो वह त्वचा परिष्करण के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर चुका हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ताकत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। ये तो त्वचा को निखारने का शुरुआती चरण है। इस चरण को पूरा करने के बाद मैं कितनी शक्तिशाली हो जाऊंगी।
मुझे 1 साल के भीतर मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश करना ही होगा। जूयान की आंखों में दृढ़ संकल्प था। ये 9 पत्ती वाला गैनोडर्मा अद्भुत है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मजबूत हो रहा हूँ? क्या मैं इसे सारा खुद ही खा लूँ? नहीं, आखिर ये तो जूयान ने दिया है। चलो इसे साथ मिलकर खाते हैं। लालच नहीं करना चाहिए। लीजुआन ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किए और एक क्षण के लिए उसके मन में यह विचार आया कि वह 9 पत्ती वाले गैनोडर्मा के सभी पौधे अपने पास रख ले। लेकिन वह इतना निर्दयी नहीं था कि ऐसा करे और उसने इसे अपने पास रखने का विचार ही त्याग दिया। मैंने तकनीकें गढ़ी, लेकिन क्या मेरे शिष्य ने वास्तव में उनमें महारत हासिल की? अध्याय 5 चमड़ा परिष्करण में महारत। अधिक पठन सामग्री की तलाश में एक नोवेल हब। लीजुआन द्वारा जूयान को अपना शिष्य बनाए हुए और उसे तात्कालिक साधना तकनीक सिखाते हुए 2 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है। पिछले कुछ सप्ताह लीजुआन के लिए इस दुनिया में आने के बाद से सबसे आरामदायक दिनों में से रहे हैं। हर दिन एक शिष्य द्वारा उनकी सेवा की जाती है और उन्हें खाना पकाने, मुर्गियों को खिलाने या सब्जियां उगाने से मुक्ति मिली है। वह अपना दिन सोने, गांव में घूमने फिरने या आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे रहने में बिताता है। उसके पास 9 पत्तियों वाली उस प्राचीन जड़ी बूटी का केवल एक टुकड़ा बचा था, जिसे आज के स्टू के बाद खाया जाना था। लीजुआन ने प्रशंसा से आह भरी। 9 पत्तियों वाली प्राचीन जड़ी बूटी, जो औषधियों का एक दुर्लभ खजाना है, ने वाकई असाधारण प्रभाव दिखाया था। पिछले कुछ हफ्तों में उसने अपने शरीर में महत्वपूर्ण बदलाव देखे थे। उसका मनोबल बढ़ गया था, उसकी दृष्टि तेज हो गई थी, उसका शरीर मजबूत हो गया था और उसकी ताकत में वृद्धि हुई थी। क्या मैं कल मिलेनियम जिनसेंग को उबालूं? क्या ये बहुत पौष्टिक तो नहीं होगा? लीजुआन अपनी कुर्सी पर पसरा हुआ सोच रहा था। मिलेनियम जिनसेंग अद्वितीय है, क्या मुझे इसे बचाना चाहिए? उसने घोड़े की मुद्रा का अभ्यास कर रहे जूयान की ओर एक नज़र डाली और कुछ हद तक हैरान महसूस किया। इतने दिनों के बाद भी वह इतना धैर्यवान कैसे है? उसका ये शांत स्वभाव बहुत अच्छा है, बस अफसोस की बात है कि वह थोड़ा मंदबुद्धि है। ये बेहतर है, वह जितना शांत रहेगा मुझे उतना ही फायदा होगा। लेकिन इतने दिनों बाद भी उसने साधना में कोई प्रगति नहीं की है और उसे कोई संदेह भी नहीं लगता। लीजुआन अचंभित रह गई। मैं भोजन करते समय उसकी किसी भी चिंता के बारे में उससे पूछूंगा, इस प्रकार एक स्वामी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करूंगा। मुझे सोचने दो कि मैं उसे कैसे धोखा दे सकता हूँ। लीजुआन इस बात पर विचार कर रही थी कि वह एक विश्वसनीय कहानी कैसे गढ़े, जूयान को कैसे सांत्वना दे और उसे लगातार प्रयास करते रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित करे। आखिरकार मैंने त्वचा को निखारने का लक्ष्य हासिल कर लिया। अपनी साधना के दौरान जूयान ने अपने पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया और उसकी त्वचा पहले कसी और फिर ढीली पड़ गई। इस क्षण उसने अपनी प्रगति में एक बड़ी छलांग का अनुभव किया। मैंने त्वचा को निखारने में सफलता प्राप्त कर ली है। गुरुजी सही थे, साधना में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसके लिए प्रयास और विश्राम दोनों की आवश्यकता होती है। हर दिन मैं खाना पकाने, मुर्गियों को खिलाने, सब्जियां उगाने और पूरक भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए समय निकाल लेता हूँ। हालांकि ऐसा लगता है कि मेरी साधना का समय कम हो गया है, लेकिन आराम और समर्पण ने मेरी मानसिकता को बदल दिया है, जिससे मेरी साधना की गति तेज हो गई है और यह प्रक्रिया आसान हो गई है। हमारे आदरणीय गुरु का स्तर वास्तव में बहुत ऊंचा है, जूयान ने मन ही मन कहा। गुरु एक अनमोल रत्न होने के नाते हमेशा अपने हर शब्द और हर कर्म से उसे अपार लाभ प्रदान करते रहे हैं। लीजुआन को कुर्सी पर आराम से लेटे हुए देखकर जूयान की आंखों में प्रशंसा और इच्छा की चमक आ गई। मैं गुरु के स्तर तक कब पहुंच पाऊंगा? ये साधारण लगता है, फिर भी असाधारण है, यही तो सच्चा गुरु है। क्या गुरुजी का यही तात्पर्य था जब उन्होंने सरलता की ओर लौटना, दाव के करीब जाना की बात कही थी? मुझे ज्यादा आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, मुझे जमीन पर पैर जमाए रखने होंगे। एक दिन मैं गुरु के बराबर शक्तिशाली बनूंगा। जूयान अपने विचारों में डूबा हुआ था और खुद को प्रोत्साहित कर रहा था। 20 दिनों से भी कम समय में मैंने त्वचा को निखारने का लक्ष्य हासिल कर लिया है, पूर्णता से बस एक कदम दूर हूँ। 3 से 5 दिनों के भीतर मैं त्वचा निखारने का चरण पूरा कर लूंगा और हड्डियों को निखारने की ओर बढ़ना शुरू कर दूंगा। त्वचा परिष्करण पूरा हो जाने के बाद मैं अस्थि परिष्करण के किसी विशेष पहलू के बारे में गुरुजी से और अधिक जानकारी प्राप्त करूंगा। गुरु ने कहा था कि प्राचीन काल के चुने हुए लोग 5 दिनों में त्वचा शोधन पूरा कर लेते थे। हालांकि मैं उस स्तर तक तो नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन 1 महीने के भीतर त्वचा शोधन पूरा करना ठीक ठाक लगता है ना? समय देखकर जूयान को एहसास हुआ कि खाना पकाने का समय हो गया है। इसलिए उसने अपना अभ्यास समाप्त किया, मुर्गी खाने से एक मुर्गी पकड़ी और उसे 9 पत्तियों वाली प्राचीन जड़ी बूटी के साथ पकाकर खाने के लिए उसका वध कर दिया। प्रतिदिन एक पत्ता खाने के बाद अब केवल आखिरी पत्ता ही बचा है। मुर्गे को काटते समय जूयान के मन में अचानक एक विचार आया। गुरु ने कहा था कि त्वचा को शुद्ध करने की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर साधारण हथियार शायद ही किसी को नुकसान पहुंचा सकें। क्या हमें इसका परीक्षण करना चाहिए? मैं बस इसे हल्का सा खरोंच कर देता हूँ। जूयान ने रसोई का चाकू पकड़ा और उसे अपनी बांह पर चलाया। त्वचा को निखारने की कला में निपुण एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से साधारण नहीं है, इसलिए उसने किसी भी प्रकार की रक्त ऊर्जा का उपयोग नहीं किया और न ही इसमें ज्यादा बल लगाया। यह एक साधारण व्यक्ति की ताकत थी। चाकू की धार उसकी बांह पर फिसल गई, जिससे केवल एक हल्का सफेद निशान रह गया जो जल्दी ही सामान्य हो गया। तो क्या यही है संपूर्ण त्वचा शोधन की रक्षात्मक शक्ति? जूयान उत्साहित था। हालांकि उसने इस बार में ज्यादा ताकत नहीं लगाई, फिर भी यह एक मुर्गी को आसानी से चीरने के लिए काफी था, जबकि एक आम इंसान को हड्डी तक पहुंचने वाला गहरा घाव हो जाता। हालांकि इससे उसकी त्वचा पर जरा सा भी निशान नहीं पड़ा। जैसा कि गुरु ने कहा था, त्वचा को शुद्ध करने के बाद साधारण हथियार शायद ही मुझे नुकसान पहुंचा पाएंगे। जूयान आगामी अस्थि शोधन और यहाँ तक कि अंग शोधन के लिए पूरी तरह से उत्सुक थी। इन दिनों मुझे ये देखकर राहत मिलती है कि आप अपने मन को शांत रख सकते हैं और अहंकारी नहीं होते। भोजन के दौरान लीजुआन ने बोलना शुरू किया। गुरुजी, मैं समझ गया, मुझे हमेशा खुद को विनम्र और शांत रहने की याद दिलाते रहना चाहिए। जूयान ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। उसे इस बात की राहत थी कि उसने अपने अधीर स्वभाव पर नियंत्रण रखकर अपने स्वामी पर अच्छा प्रभाव डाला।
वह इतने लंबे समय से अभ्यास कर रहा है। जुयान देखने में शांत लग रहा है, लेकिन अंदर से वह बहुत जल्दी में होगा। मुझे उसे दिलासा देना चाहिए, उसे और अधिक दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं उसे गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। लीजुआन मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा था, फिर बोलने लगा, साधना के मार्ग में दृढ़ता अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको दृढ़ इच्छाशक्ति और स्थिरता की आवश्यकता है। त्वरित सफलता की चाह रखना उचित नहीं है, इसे याद रखना। जी गुरुजी, आपका शिष्य आपकी शिक्षाओं को सदा याद रखेगा। जुयान ने गंभीरता से सिर हिलाया। अंततः उन्हें एहसास हुआ, मैंने त्वचा को निखारने का काम पूरा कर लिया है। गुरु को अवश्य ही डर होगा कि मैं ठोस आधार के बिना ही हड्डियों को निखारने के काम में न कूद पड़ूं। यद्यपि मैंने अपनी त्वचा को पूरी तरह से निखार लिया है, फिर भी हड्डियों को निखारने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मुझे स्थिर रहना होगा। मैं अधीर नहीं हो सकती ताकि गुरुजी को मेरी बेचैनी का आभास न हो। जुयान ने खुद को याद दिलाया कि अपनी शक्ति में वृद्धि के कारण उसे आत्मसंतुष्ट और अहंकारी नहीं होना चाहिए। लीजुआन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके शब्दों ने जुयान के मन में अलग विचार पैदा कर दिए थे। उसे ये भी नहीं पता था कि जुयान न केवल रक्त ऊर्जा के बारे में जानती थी, बल्कि उसने त्वचा शोधन भी पूरा कर लिया था। जुयान को इतना आज्ञाकारी देखकर ली हुआन को राहत मिली। ये शिष्य वाकई ईमानदार है, लेकिन उतना बुद्धिमान नहीं है। अगर वह मेरे अलावा किसी और से मिलता तो शायद वह हर चीज से वंचित हो जाता। यह अफसोस की बात है कि मैं कोई गुप्त गुरु नहीं हूँ, अन्यथा ऐसे शिष्य को अपनाना बहुत ही संतोषजनक होता जो अपने गुरु का सम्मान करता है और उचित आचरण करता है। लीजुआन मन ही मन सोचने लगा। फिर उन्होंने दोबारा बोलना शुरू किया, मुझे पता है कि इतने लंबे अभ्यास के बाद आपके मन में कुछ सवाल होंगे। मैं अब उनका जवाब दे सकता हूँ। जुयान का मनोबल बढ़ गया और उसके चेहरे पर उत्साह का भाव दिखाई दिया। गुरुजी जानते हैं कि मैं अस्थि शोधन के करीब हूँ और मुझे इस बारे में कुछ शंकाएं अवश्य होंगी। मुझे जल्दबाजी न करने और शांत रहने के लिए कहकर और फिर मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर वे मेरे बेचैन हृदय को शांत कर सकते हैं और अस्थि शोधन के बारे में मुझे ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचता गया, वैसे वैसे उसका विश्वास बढ़ता गया कि उसके गुरु का हर शब्द गहन अर्थ और शिक्षा से भरा हुआ है। गुरुजी, मुझे त्वचा को निखारने के बारे में कोई संदेह नहीं है। मैं हड्डियों को निखारने के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या हड्डियों में ऊर्जा और रक्त के प्रवेश करने, उन्हें निरंतर निखारने और मजबूत बनाने के लिए कोई विशेष सिद्धांत हैं? हड्डी शोधन प्रक्रिया किस स्तर पर पूरी मानी जाती है? ... जब जुयान ने अस्थि शोधन के बारे में प्रश्न पूछे तो ली हुआन अचंभित रह गया, क्योंकि धोखा देने के लिए उसने जो भी शब्द तैयार किए थे वे सभी क्यूई और रक्त को समझने और त्वचा शोधन के चरण के बारे में थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जुयान हड्डी शोधन के बारे में पूछेगी और उन्होंने इसके लिए कोई भ्रामक शब्द भी तैयार नहीं किए थे। मैंने तकनीकें गढ़ी, लेकिन क्या मेरे शिष्य ने वास्तव में उनमें महारत हासिल की? अध्याय 6 अस्थि शोधन श्रेणियों का मनगढ़ंत निर्माण एक नॉवेल हब। हड्डी शोधन की विधि की अपनी विशिष्टताएं हैं, यह विभिन्न चरणों में भिन्न होती है। हालांकि जुयान का हड्डी शोधन के बारे में सवाल अप्रत्याशित था, ली हुआन शांत बनी रही। पूर्व जीवन में ऑनलाइन उपन्यासकार होने के कारण वह कहानियां गढ़ने में माहिर था। इन दिनों 9 पत्तों वाले युआन मशरूम से बने चिकन सूप के सेवन से उसकी याददाश्त तेज हो गई थी और दिमाग भी तेज हो गया था, इसलिए उसने तुरंत एक मनगढ़ंत कहानी बनाने का तरीका खोज लिया। आज आपके गुरु आपको अस्थि शोधन के ज्ञान के बारे में विस्तार से समझाएंगे। हड्डियों का सुदृढ़ीकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह आपकी मार्शल आर्ट की ताकत निर्धारित करता है। यदि हड्डियां मजबूत नहीं हैं तो शरीर मजबूत नहीं हो सकता। लीजुआन का दिमाग तेजी से घूमने लगा और उसने व्यवस्थित तरीके से कहानियां बुनना शुरू कर दिया। उनके सिद्धांतों ने जुयान को मोहित कर दिया, जो बार बार सिर हिला रहा था। कभी कभी ऐसा लग रहा था मानो उसे अचानक कुछ एहसास हो रहा हो। हड्डियों को परिष्कृत करने में बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सौभाग्य से मेरे गुरु अक्सर मुझे शांत और धैर्यवान रहने की सलाह देते हैं, अन्यथा मैं इसके सिद्धांतों को समझे बिना ही अपनी हड्डियों को परिष्कृत करने में जल्दबाजी कर देता। क्या इससे मेरा मार्शल आर्ट का भविष्य बर्बाद नहीं हो जाता? जुयान ने मन ही मनाह भरी। सचमुच मुझे अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। मुझे अधीर नहीं होना चाहिए, बल्कि शांत और दूरदर्शी होना चाहिए। जैसे जैसे वह सुनता गया, उसे अस्थि शोधन की प्रक्रिया की गहराई का एहसास होता गया और एक बार अस्थि शोधन पूरा हो जाने पर उसकी ताकत निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। मैं त्वचा परिष्करण में महारत हासिल करने के करीब हूँ। इसे पूरा करने के बाद मुझे शांत होकर हड्डियों के परिष्करण के मार्ग पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा, उसके बाद ही मैं इसे शुरू करूंगा। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जुयान ने अपना मन बना लिया। जुयान के हाव भाव देखकर ली जुबान ने एक कहानी गढ़ी। अपने शिष्य को ध्यानपूर्वक और गंभीर देखकर उसने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, मेरे बच्चे, याद रखना, भले ही तुम धीरे धीरे अभ्यास शुरू करो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा अभ्यास हमेशा धीमा ही रहेगा। जैसे मीनार बनाने में नींव बेहद महत्वपूर्ण होती है। अगर नींव मजबूत न हो तो इमारत स्थिर नहीं रहती, हवा और बारिश का सामना नहीं कर पाती और आसानी से ढह सकती है। साधना में भी यही बात लागू होती है। शुरुआती दौर में गति पर जोर देने से आपकी क्षमता सीमित हो सकती है और मार्शल आर्ट में आपकी प्रगति में बाधा आ सकती है। अतीत में कई लोगों ने अपने प्रारंभिक प्रशिक्षण में जल्दबाजी की, जिससे वे प्रतिभाशाली प्रतीत हुए, लेकिन बाद में कमजोर नींव के कारण उनकी प्रगति धीमी रही। कभी कभी तो वे अपनी सीमा तक भी पहुंच गए और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। लीजुआन ने जुयान को दिलासा देने के लिए ये शब्द कहे। भले ही उसने अभी तक ची और रक्त को महसूस नहीं किया था, लेकिन उसे प्रारंभिक चरण में गति का पीछा करने की आवश्यकता नहीं थी। ठोस नींव सुनिश्चित करना ही कुंजी थी। हालांकि जब जुयान ने यह सुना तो उसे और भी जोश आ गया। उसने मन ही मन सोचा, गुरुजी मुझे चेतावनी दे रहे हैं। भले ही मेरी प्रशिक्षण गति अतीत के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बराबर न हो, लेकिन अगर मेरी नींव मजबूत है तो मैं अंत में निश्चित रूप से उनसे आगे निकल जाऊंगा। मेरे मालिक को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मुझे एक मजबूत नींव रखनी होगी और उन महान हस्तियों को पीछे छोड़ना होगा। जुयान ने कृतज्ञता की एक प्रबल लहर महसूस की और आदरपूर्वक कहा, गुरुजी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी शिक्षाओं को याद रखूंगा, धैर्य रखूंगा, एक मजबूत नींव रखूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा।
लीजुवान ने संतुष्टि से सिर हिलाते हुए कहा, यह जानकर मुझे राहत मिली कि आप मेरे इरादों को समझ गए हैं। उसने मन ही मन आह भरी, आखिरकार मैं उसे फिर से बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गया। भले ही उसे ऊर्जा और रक्त का एहसास होने में 1 या 2 महीने लग जाएं, उसे शांत रहना चाहिए, है ना? इसके अलावा 9 पत्तों वाले युवान मशरूम से बने चिकन सूप का सेवन करने से मैं और भी मजबूत हो गया हूँ और उसका शरीर भी मजबूत हो रहा होगा। उसे लगता होगा कि यह सब उसकी ट्रेनिंग की वजह से है। हालांकि किसी को धोखा देना एक समय सीमा तक ही चल सकता है, खासकर जब बात साधना की हो। जुयान को समझने में थोड़ी देर लग सकती है, इसलिए मुझे कोई निकलने का रास्ता सोचना चाहिए। इस व्यक्ति का इतिहास बहुत प्रभावशाली है। जुयान की मानसिक स्थिति को स्थिर कर लेने के बाद बाकी सब आसान है। उसे अपना प्रशिक्षण जारी रखने देना है। उस 1 साल की समय सीमा के लिए अभी भी काफ़ी समय है। गुरुजी, आपने बताया था कि अस्थिशोधन के कई चरण होते हैं, क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? जुयान ने आदरपूर्वक पूछा। जी हाँ, वास्तव में हड्डी को परिष्कृत करने के विभिन्न चरण होते हैं। लीजुवान कुछ देर के लिए रुक गया, वह लगभग भूल ही गया था कि उसे अस्थिशोधन के चरणों का निर्माण करना था। अगर मैं हड्डी को परिष्कृत करने की कठिनाई को बढ़ा दूं, तो जुयान ने अपनी ऊर्जा और रक्त को भी महसूस नहीं किया है और वह त्वचा को भी परिष्कृत नहीं कर सकता। हड्डी को परिष्कृत करने की कठिनाई तो और भी अधिक होगी। जब वह लंबे समय तक सफलतापूर्वक साधना नहीं कर पाता, तो वह कठिनाइयों को स्वीकार करेगा और सोचेगा कि उसकी प्रतिभा पर्याप्त नहीं है। फिर वह छोड़ने का सुझाव देगा और गुरु द्वारा उसे प्रशिक्षित करने में किए गए व्यर्थ प्रयासों के लिए दोषी महसूस करेगा। अगर मैं उसे एक और मौका दूं, जैसे उसके बच्चों को प्रवेश की अनुमति दूं और उसे आशा की एक किरण देखने दूं, भले ही वह खुद को विकसित न कर सके, बल्कि उसके बच्चे उसकी जगह विकास कर सकें। इस तरह पकड़े जाने की संभावना और भी कम हो जाती है। साथ ही मैं उसके भविष्य में होने वाले बच्चों के दीक्षा समारोहों से बोनस भी कमा सकता हूँ। वह उसे पहले ही एक बार धोखा दे चुका था, इसलिए उसे दूसरी बार ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। लीजुवान ने फैसला किया कि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी गांव से भागकर वो देश में छिप जाएगा। इस तरह जुयान से दोबारा मिलने की संभावना न के बराबर होगी। जुयान द्वारा दीक्षा समारोह में दिए गए उपहार से वह वो देश में बेहतर जीवन जी सकता था। उन्होंने खुद को संभाला, गंभीर भाव धारण किया और कहा, हड्डी को शुद्ध करने की प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं। हड्डी को लोहे में परिष्कृत करना, हड्डी को कांसे में परिष्कृत करना, हड्डी को सोने में परिष्कृत करना और हड्डी को जैड में परिष्कृत करना। जुयान ने उत्साह से पूछा, लोहे की हड्डी, कांसे की हड्डी, सोने की हड्डी, जैड की हड्डी, क्या ये हड्डी शोधन के 4 चरण हैं? लीजुवान ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, नहीं, ये अस्थि शोधन के 4 चरण हैं जो मार्शल आर्ट की संभावित सीमाओं और व्यक्ति की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोहस्थी मार्शल आर्टिस्टों के लिए अस्थि शोधन का सबसे सामान्य चरण है। ची और रक्त की शक्ति से हड्डियां लोहे की तरह कठोर हो जाती हैं, जो साधारण तलवार के वारों का प्रतिरोध करती हैं। बेशक लोहस्थी साधारण ही होती है, इसलिए इसमें मार्शल आर्ट की क्षमता अधिक नहीं होती। कांस्य अस्थि लोहे की अस्थि से अधिक मजबूत होती है और इसकी हड्डियां कांसे जैसी होती हैं। मृत्यु के बाद भी ये 1000 वर्षों तक क्षय नहीं होती। एक बार कांस्य अस्थि का अभ्यास हो जाने पर इसकी नींव गहरी हो जाती है और मार्शल आर्ट की क्षमता उच्च स्तर की हो जाती है। इसे औसत से ऊपर माना जाता है। गोल्ड बोन स्टेज तक पहुंचने पर ही आपको सही मायने में उत्कृष्ट माना जाता है। लीजुवान गंभीर हो गया। अतीत के सभी दिग्गज बिना किसी अपवाद के स्वर्ण अस्थि अवस्था तक पहुंच चुके हैं। जुयान का उत्साह चरम पर पहुंच गया, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, गुरुजी, स्वर्ण अस्थि अवस्था तक साधना कैसे की जा सकती है? जुयान के उत्साहपूर्ण भाव को देखकर लीजुवान थोड़ा अवाक रह गया। यह मूर्ख, क्या वह सच में सोचता था कि वह स्वर्ण अस्थि अवस्था तक साधना कर सकता है? ये तो मैंने बस यूं ही बना दिया। तो उन्होंने गंभीरता से कहा, धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो। हाँ मास्टर। जुयान ने तुरंत अपने उत्साह पर काबू पाया और सीधा बैठ गया। एक बार स्वर्ण अस्थि प्राप्त हो जाने पर मृत्यु और दफन के 10,000 वर्षों बाद भी यह इस्पात से भी अधिक कठोर होकर सुनहरी बनी रहती है। लेकिन विलक्षण प्रतिभाओं में से केवल 10,000 में से एक ही स्वर्ण अस्थि प्राप्त कर सकता है। लीजुवान ने भारी स्वर में कहा, जब मैंने 10,000 में एक कहा तो मेरा मतलब कई विलक्षण प्रतिभाओं में से एक से था। गुरुजी, क्या विलक्षण प्रतिभाओं में भी अलग अलग पद होते हैं? जुयान ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, लीजुवान ने सिर हिलाते हुए कहा, यह खूबसूरत महिलाओं के मामले जैसा ही है। भले ही उन्हें खूबसूरत माना जाता हो, फिर भी स्तर में अंतर होता है। प्रतिभावान लोगों के मामले में भी यही बात लागू होती है। जुयान समझ गई, मैं समझ गई। पूर्वी नदी काउंटी के चुनशियांग बिल्डिंग की शीर्ष शो गर्ल्स की तरह, हालांकि वे सभी सुंदर मानी जाती हैं, ओइरान उनसे भी ज्यादा सुंदर है। लीजुवान ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा, मन ही मन उसे कोसते हुए। एक अमीर नौजवान से यही उम्मीद थी, वो कुछ संदिग्ध जगहों पर जा चुका है। मैं भी जाना चाहता हूँ। गुरुजी, आपके शिष्य के रूप में मैं तो बस तुलना कर रहा था, मैं वहां गया नहीं हूँ। लीजुवान के अजीब से हाव भाव को देखकर जुयान ने तुरंत शर्मिंदा होकर स्पष्टीकरण दिया। मैंने तकनीकें गढ़ी, लेकिन क्या मेरे शिष्य ने वास्तव में उनमें महारत हासिल कर ली? अध्याय 7 अद्भुत ढंग से फूंकना। कृपया अनुसरण करें _ एक नोवेल हब। लीजुवान ने अपनी निगाहें दूसरी ओर घुमाईं और एक शिक्षक का गंभीर भाव फिर से धारण कर लिया। आपकी उपमा हालांकि थोड़ी अटपटी है, लेकिन मूल विचार को व्यक्त करती है। जुयान ने राहत की सांस ली और मन ही मन खुद को समझाया, भविष्य में मुझे निरर्थक उदाहरण नहीं देने चाहिए। अगर मैंने गुरुजी पर बुरा प्रभाव छोड़ा तो बहुत बुरा होगा। हजारों में से केवल एक ही स्वर्ण अस्थियों का विकास कर सकता है। भले ही उनकी प्रारंभिक साधना गति पुराने समय के प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में धीमी हो, लेकिन यदि कोई स्वर्ण अस्थियों का विकास कर सकता है तो वह उन प्रतिभाशाली लोगों से किसी भी तरह से कमतर नहीं है। लीजुवान ने अपनी तात्कालिक व्याख्या जारी रखते हुए कहा, सुनहरी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दृढ़ता, प्रतिभा और लगन की आवश्यकता होती है। जीवन शक्ति और रक्त हड्डियों में प्रवेश करते हैं, उन्हें मज्जा तक मजबूत बनाते हैं और जीवन शक्ति में परिवर्तन लाते हैं। इस प्रक्रिया के 9 चक्रों के बाद सुनहरी हड्डियां बनेंगी। गोल्डन बोन्स बनाने की कठिनाई स्पष्ट है। दृढ़ता, स्वाभाविक प्रतिभा और लगन सभी अपरिहार्य हैं। गोल्डन बोन्स बनाने में सक्षम किसी भी व्यक्ति का मार्शल आर्ट में उज्जवल भविष्य होगा।
ये सुनकर जूयान भावनाओं से भर उठा। गुरुजी, मैं निश्चित रूप से स्वर्णिम हड्डियों का अभ्यास करूंगा। तुम्हारी महत्वाकांक्षा देखकर मुझे तसल्ली मिलती है, लेकिन अपनी क्षमताओं के अनुसार ही सब कुछ करो। लगातार बहुत ज्यादा मांग करने की कोई जरूरत नहीं है। ली जुवान ने सहमति में सिर हिलाया। उसने मन ही मन बुदबुदाया, अगर तुम सुनहरी हड्डियों की खेती कर सको तो यह एक चमत्कार ही होगा। इस समय जूयान अभ्यास शुरू करने के लिए बेताब था और जल्द से जल्द अपनी हड्डियों को स्वर्णिम हड्डियों में बदलने के लिए प्रयासरत था। अपने गुरु के शब्द सुनकर उसका खून दृढ़ संकल्प से उबल उठा। गुरुजी, जेड बोन्स के बारे में क्या? जेड बोन्स क्या होते हैं? जूयान यह नहीं भूली थी कि अस्थि साधना के क्रम में स्वर्ण अस्थियों से ऊपर जेड अस्थियां होती हैं। जेड की हड्डियां। ली जुवान ने जवाब देने से पहले थोड़ा रुककर कहा, असल में मैंने आपको जेड बोन्स के बारे में बताने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अब जब आपने पूछा है तो मैं आपको वह सब बताऊंगी जो मुझे पता है। इस समय वह जेड बोन्स के लिए एक स्पष्टीकरण खोजने के लिए तेजी से विचार मंथन कर रहा था। जेड हड्डियों का संवर्धन करने वाले व्यक्ति की हड्डियां दोषरहित, पारदर्शी और जेड के समान सुंदर होती हैं। जेड हड्डियों का संवर्धन करने वाले लोग इतिहास में लाखों में एक होते हैं। ली जुवान एक हाथ पीछे बांधकर खड़ा हो गया। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और एक भव्य भाव प्रदर्शित किया। उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मेरे शिष्य, जेड बोन्स को केवल प्रतिभा, लगन और दृढ़ संकल्प से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो कोई भी जेड बोन्स का अभ्यास कर सकता है वह महान भाग्य से धन्य है, स्वर्ग का प्रिय बच्चा है। केवल असाधारण अंतर्दृष्टि वाले जो महान दाव को महसूस कर सकते हैं वही जेड बोन्स का अभ्यास कर सकते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को हद से ज्यादा न बढ़ाएं। जूयान का मन अत्यंत विचलित हो गया। ये सब कुछ इतना रहस्यमय था। महान नियति, स्वर्ग का प्रिय पुत्र, महान दाव का बोध, ये सब बहुत ही पेचीदा था। ये जितना अधिक रहस्यमय प्रतीत होता था, जेड हड्डियों की खेती किए जाने के बाद यह उतनी ही अधिक शक्ति का वादा करता था। गुरुजी, अगर मैं जेड हड्डियों की खेती करने में सफल हो जाऊं तो क्या होगा? ली जुवान ने अर्थपूर्ण निगाहों से उसकी ओर देखते हुए कहा, जेड हड्डियों के बारे में एक कहावत है, निर्मल जेड हड्डियां शाश्वत और अमर होती हैं। एक बार जेड हड्डियों का संवर्धन हो जाने पर मृत्यु के बाद भी वे हजारों वर्षों तक समय के प्रभाव से अप्रभावित रहती हैं, स्वर्ग और पृथ्वी की अनमोल कलाकृतियों की तरह चमकती रहती हैं। वे मानव जीवित प्रतीत होती हैं और दुनिया में एक दुर्लभ खजाना बन जाती हैं। ली जुवान ने निराधार व्याख्याएं शुरू कर दी, जिससे जेड बोन्स बेहद रहस्यमय लगने लगी। जूयान सदमे से व्याकुल हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उसका खून जोश से उबल रहा था। वह चाहता था कि वह तुरंत जेड बोन्स में परिवर्तित हो जाए। ली जुवान ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, गुरु होने के नाते मैं तुमसे जेड बोन्स का अभ्यास करने की अपेक्षा नहीं करता। बस इस विश्वास को अपने हृदय में याद रखो और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। जूयान ने जोश से मुट्ठी हवा में लहराते हुए कहा, गुरुजी, निश्चिंत रहिए, मैं पूरी मेहनत करूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ली जुवान के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। वह सोच रहा था कि चूंकि उसने अस्थि साधना का जिक्र कर ही दिया है तो क्यों न अंग साधना के बारे में भी कुछ बता दे। जूयान का व्यवहार एड्रेनालाइन के एक शॉट जैसा था जो आने वाले समय के लिए लड़ने की भावना से भरपूर था। प्रेरणा मिलने पर ली जुवान ने जूयान को अंग साधना के बारे में भी बताने का फैसला किया। इसलिए ली जुवान ने कहा, चूंकि मैंने आपको अस्थि साधना की विधि विस्तार से समझा दी है तो अब मैं अंग साधना के बारे में भी बात कर लेता हूँ। चलिए मैं आपको मूलभूत स्तर के बारे में विस्तार से समझा देता हूँ। धन्यवाद गुरुजी, शिष्य ध्यान से सुन रहा है, जूयान ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। आंतरिक अंगों के संवर्धन में अंगों को मजबूत बनाना शामिल है ताकि उनकी जीवन शक्ति और सहनशक्ति को बढ़ाया जा सके। इस तकनीक में निपुणता प्राप्त करने वाले लोग हृदय की गंभीर चोट से भी बच सकते हैं, क्योंकि वे अपनी ऊर्जा और रक्त का उपयोग करके शरीर को ठीक और पुनर्जीवित करते हैं। बेशक ये केवल सामान्य चोटों पर लागू होता है। यदि किसी को ऊर्जा और रक्त की शक्ति से क्षति पहुंचती है तो मामला बिल्कुल अलग होगा। ली जुवान ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा। यह सुनकर जूयान चौंक गई। भला कोई व्यक्ति हृदय की चोट से बचकर ऊर्जा और रक्त की शक्ति से कैसे ठीक हो सकता है? मार्शल आर्ट की ताकत सचमुच आम आदमी की कल्पना से परे थी। पांचों अंग 5 तत्वों के अनुरूप हैं, धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी। पांचों अंगों में ऊर्जा और रक्त का संचार एक पूर्ण एकता का निर्माण करता है। जब पांचों तत्व एक हो जाते हैं तब व्यक्ति ने अंग साधना में पूर्णता प्राप्त कर ली होती है। फिर मूलभूत क्षेत्रों को एक में एकीकृत करके उसे अपने शरीर में प्रवाहित करके आपकी हड्डियां गर्जना करेंगी और आपका रक्त और ऊर्जा आकाश की तरह उमड़ उठेंगे। तभी आप सफलता के द्वार में प्रवेश कर पाएंगे। ली जुवान ने अंग संवर्धन के सिद्धांत और कुछ बुनियादी विधियों के बारे में विस्तार से बताया। स्वयं एक वास्तविक साधक न होने और साधना तकनीकों का ज्ञान न होने के कारण ली जुवान की शिक्षाएं सटीक या विस्तृत नहीं हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने एक मोटा मोटा दिशा निर्देश प्रदान किया। इसीलिए अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद ली जुवान ने कहा, शिष्य, तुम्हें यह याद रखना होगा कि वास्तविक अभ्यास अनुभूति और संकल्प है। केवल इसी प्रकार तुम अपने मार्ग पर चल सकते हो। मैं आपको जो तरीके सिखा रहा हूं उनमें मार्शल आर्ट का सच्चा उद्देश्य निहित है। आपको केवल औपचारिकता निभाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको अपने भीतर छिपे उद्देश्य को स्वयं समझना और महसूस करना होगा। क्या आप समझ रहे हैं? जूयान ने आदरपूर्वक झुकते हुए कहा, जी गुरुजी, मैं आपकी शिक्षाओं को हृदय से आत्मसात करूंगा, हमेशा जागरूकता बनाए रखूंगा और औपचारिक क्रिया पर ध्यान केंद्रित नहीं करूंगा। आपकी समझदारी से मुझे बहुत सुकून मिला। ली जुवान संतुष्ट दिख रही थी। अपने घरेलू काम निपटा लो, मुर्गियों को दाना खिला दो या जो भी करना हो कर लो, फिर खेती शुरू करो। जूयान को बर्खास्त करने के बाद ली हुआन ने मिलेनियम जिनसेंग निकाला। दुविधा भरे भाव से उसने आह भरी, ये तो एक दुर्लभ खजाना है। क्या इसे अभी बर्बाद करना व्यर्थ नहीं होगा? इतने बड़े टुकड़े के साथ थोड़ा सा उबालने के लिए ले जाने में कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने अपने 2 जन्मों में कभी मिलेनियम जिनसेंग का स्वाद नहीं चखा है। जिनसेंग की 2 लंबी जड़ों को तोड़ने के बाद ली जुवान ने जूयान को अगले दिन इसका इस्तेमाल चिकन पकाने के लिए करने का निर्देश दिया। ... अपने काम निपटाने के बाद जूयान ने साधना शुरू की। पैरों को फैलाकर उकड़ू बैठ गया, जिससे उसकी त्वचा में निखार आया। साथ ही वह अपने गुरु द्वारा सिखाए गए अंगों और हड्डियों की साधना के तरीकों पर ध्यानपूर्वक विचार कर रहा था।
मुझे वास्तव में इन सब की गहराई को समझना होगा। धीरे धीरे जूयान को कुछ समझ आने लगा और उसे अंग और अस्थि साधना की बारीकियों के लिए एक स्पष्ट दिशा प्राप्त होने लगी। अगर त्वचा को विकसित करने का यही तरीका है तो हड्डियों और अंगों को विकसित करने का तरीका भी इससे बहुत अलग नहीं हो सकता। ये सब आपकी ऊर्जा और रक्त के संचार की विधि और दिशा पर निर्भर करता है। अब मुझे समझ आ गया। जूयान बेहद उत्साहित थी। अगले दिन मिलेनियम जिनसेंग चिकन सूप का भोजन करने के बाद लीजुवान को आश्चर्य हुआ कि वह अधिक ऊर्जावान और अधिक सहनशक्ति महसूस कर रहा था। उसका शरीर वास्तव में मजबूत हो गया था। क्या इस दुनिया के 1000 साल पुराने जिनसेंग में वाकई इतने चमत्कारी प्रभाव हैं? उसने तुरंत जूयान को पूरी जिनसेंग लाने को कहा और उसे निर्देश दिया कि वह इसे हर दिन थोड़ा थोड़ा पकाए। जिनसेंग बेशक कीमती था, लेकिन उसके लिए उसका अपना शरीर कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन जूयान इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। यह मेरा दीक्षा उपहार था, लेकिन मेरे गुरु ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसका उपयोग मेरी साधना में सहायता के लिए किया। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। जब मैं अस्थि साधना के चरण में प्रवेश कर लूंगा तो मैं घर वापस जाकर अपने गुरु के लिए एक उत्तम दीक्षा उपहार अवश्य चुनूंगा। जैसे जैसे जूयान साधना करता गया, उसने महसूस किया कि उसकी जीवन शक्ति बढ़ती जा रही है और उसकी त्वचा के सख्त होने की प्रक्रिया तेज होती जा रही है। जिनसेंग की शक्ति लगातार परिष्कृत होती जा रही थी, जिससे उसकी जीवन शक्ति और त्वचा के सख्त होने की गति में वृद्धि हो रही थी। परसों तक मैं अपनी त्वचा की साधना पूरी कर लूंगा। अपनी त्वचा साधना में हो रही प्रगति को महसूस करते हुए जूयान अत्यधिक प्रसन्न हुआ। मैंने तकनीकें गढ़ी, लेकिन क्या मेरे शिष्य ने वास्तव में उनमें महारत हासिल की? अध्याय 8 जूयान अस्थि शोधन पसंदीदा की तलाश अनुवर्ती पठन _ एक नोवेल हब। सुबह की धूप की एक किरण गांव के संकरे रास्ते से होकर गुजरी और क्षितिज सफेद रोशनी से जगमगा उठा, जिससे साधना में लीन जूयान प्रकाशित हो गया। हमेशा की तरह जूयान भोर होने से पहले ही साधना करने के लिए उठ गया था। इस समय उसका हृदय उत्साह से भरा हुआ था। जैसे ही उसकी प्राण ऊर्जा प्रवाहित हुई, उसकी त्वचा एक जगह पर कस गई, जिससे एक चटकने की आवाज आई जो गिटार के तार को तेजी से कसने जैसी थी, और एक तीखी गूंज पैदा हुई। उस क्षण उसकी त्वचा चिकनी और गोल प्रतीत हुई। उसकी शक्ति और भी बढ़ गई थी और उसकी जीवन शक्ति में पल भर में वृद्धि हो गई थी। उनकी त्वचा को निखारने की प्रक्रिया पूरी हो गई। 20 दिन। त्वचा को निखारने में मुझे आखिरकार 20 दिन लग गए। हालांकि मैं अतीत के प्रतिभाशाली लोगों से बहुत दूर हूं, लेकिन अब मैं प्रतिभाशाली लोगों की श्रेणी में शामिल हो गया हूं। उसने सोचा, एक बार जब मैं स्वर्ण अस्थि को परिष्कृत कर लूंगा तो मैं अतीत के विलक्षण प्रतिभाओं से कमतर नहीं रहूंगा। अत्यधिक उत्साह के साथ जूयान ने अपने हाथ ऊपर उठाए और मुठ्ठियां भींच ली। उसे अपने भीतर से अपार शक्ति का संचार होता हुआ महसूस हुआ। निहत्थे होने पर भी वह तलवारों के सामने लगभग निर्भीक था। अब वह अकेले ही सैकड़ों दुश्मनों का आसानी से सामना कर सकता था। फिर भी ये केवल त्वचा परिष्करण को पूरा करने का परिणाम है, जो मूलभूत क्षेत्र का सबसे बुनियादी चरण है। मैं आज आराम कर लूंगा और कल से अस्थि शोधन शुरू करूंगा। जूयान ने अपनी साधना पूरी की, कुदाल उठाई, सब्जियां बोने और मुर्गियों को दाना खिलाने चला गया। उसने मन को शांत किया और कल होने वाले अस्थि शोधन की तैयारी करने लगा। उन्हें अपने गुरु की शिक्षाएं याद थीं, जिनमें काम के साथ साथ आराम करना और शांत रहना शामिल था। जागने और तरोताजा होने के बाद लीजुवान अपने घर से बाहर निकला तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जूयान साधना का अभ्यास नहीं कर रही थी। शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद पहली बार जूयान सुबह सुबह साधना का अभ्यास नहीं कर रहा था। क्या हो रहा है? क्या उसने हार मान ली? असंभव। कल तक तो वह लगन से अभ्यास कर रहा था। क्या उसने अचानक हार मान ली? पिछले कुछ दिनों में लीजुवान की जूयान के बारे में समझ से पता चलता है कि जूयान एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाला व्यक्ति है और बहुत बुद्धिमान नहीं है, इसलिए यह संभावना नहीं है कि वह अचानक हार मान लेगा। लीजुवान मुर्गी घर की जांच करने गई, जहां मुर्गियों को अभी अभी खाना खिलाया गया था, और उसने दूर से जूयान को सब्जी के बगीचे में निराई करते हुए देखा। तो वह चलकर वहां गया। गुरुजी, जूयान ने आदरपूर्वक अभिवादन किया। हम बुरा नहीं है, तुम शांत और संयमित हो और सब्जी के बगीचे को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने में कामयाब रहे हो। लीजुवान ने सब्जी के बगीचे पर नजर डाली और ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि सारे खरपतवार गायब हो गए हैं और सब्जियां अच्छी तरह से उग रही हैं, यहाँ तक कि तब से भी बेहतर जब वह खुद इसकी देखभाल करता था। ये सब मास्टर के उत्कृष्ट मार्गदर्शन की बदौलत संभव हुआ है। आज सुबह इतनी जल्दी तुम सब्जी के बगीचे से खरपतवार निकालने क्यों आए? लीजुवान ये जानने के लिए आई थी कि उस सुबह जूयान साधना क्यों नहीं कर रही थी। अब तक के अवलोकन से ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि जूयान ने हार मान ली है। गुरुजी द्वारा कार्य और विश्राम में संतुलन बनाए रखने के उपदेश का पालन करते हुए मैं शांत हो रहा हूं और आगे के कठिन प्रशिक्षण के लिए तैयारी कर रहा हूं। जूयान ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। लीजुवान ने राहत की सांस ली। वास्तव में जूयान ने हार नहीं मानी थी, बल्कि वह अभ्यास फिर से शुरू करने और ऊर्जा के प्रवाह को समझने से पहले खुद को शांत कर रहा था। इतने दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसके बाद लीजुवान अपने चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान लिए हुए चले गए और बोले, आपकी गहरी समझ देखकर मुझे बहुत तसल्ली मिली। जूयान बेहद खुश था। उसने मन ही मन सोचा, सचमुच ये सही चुनाव था। त्वचा परिष्करण पूरा करने के बाद सीधे अस्थि परिष्करण में न जाना, बल्कि मन और आत्मा को विश्राम देना साधना का सही मार्ग साबित करता है। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें, न तो घमंडी हो और न ही अधीर, और सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। लीजुवान ने जाने से पहले हौसला बढ़ाया। उसने गांव का चक्कर लगाया। गांव के आखिरी बुजुर्ग की मृत्यु के बाद से गांव के घर जर्जर हो गए थे। उसने कई घरों को मुर्गी खानों में बदल दिया था और बाकी घरों में खरपतवार उगाए थे। जूयान दुष्ट वन से कैसे बच निकला? क्या यह महज भाग्य की बात थी या फिर वह खूंखार जानवरों से बाल बाल बच गया? मैं हमेशा गांव में फंसा नहीं रह सकता, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। सफलता जूयान के साथ ही मिलेगी। लीजुवान ने मन ही मन गहराई से विचार किया। एक पुनर्जन्म लेने वाले के रूप में ये वास्तव में दयनीय है कि मैं शुरुआती गांव से बाहर भी नहीं निकल सकता। लीहुआन ने शोक व्यक्त किया। अल्पविराम। अगले दिन भोर होने से पहले ही जूयान अभ्यास करने के लिए उठ चुकी थी। जीवन शक्ति हड्डियों में समाहित होकर उन्हें निखारती है।
हालांकि यह त्वचा को निखारने की प्रक्रिया से थोड़ा अलग है, लेकिन सिद्धांत समान है। मेरा लक्ष्य सुनहरी हड्डियां प्राप्त करना है, केवल ऐसा करके ही मैं प्राचीन काल के विलक्षण प्रतिभावानों की बराबरी कर सकता हूँ। जूयान की निगाहें दृढ़ थीं। हालांकि गुरुजी ने यह बात खुलकर नहीं कही है, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से उम्मीद है कि मैं सोने की हड्डियां गढ़ सकूं। पुराने समय के उन प्रतिभाशाली लोगों के बराबर बनकर ही मैं उनका उत्तराधिकारी बनने के योग्य हो सकता हूँ। जड़ की हड्डियों के बारे में गुरुजी कहते हैं कि यह केवल लगन या प्रतिभा से हासिल नहीं किया जा सकता। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं जड़ की हड्डियां बना सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से पुराने समय के उन विलक्षण प्रतिभावानों को पीछे छोड़ दूंगा। जैड की हड्डियां बनाने की चुनौती बहुत बड़ी है और इसे केवल प्रतिभा या दृढ़ता से हासिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए जूयान का प्राथमिक लक्ष्य सोने की हड्डियां बनाना है। जूयान अपनी जीवन शक्ति का संचार करता है, जो धीरे धीरे उसकी हड्डियों में समा जाती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी हड्डियां चींटियों द्वारा कुतर दी गई हों, खुजली और बेचैनी होने लगती है। जीवन शक्ति मेरी हड्डियों में समा गई है और उन्हें परिष्कृत करने की प्रक्रिया में है। मुझे इस अनुभूति की उम्मीद नहीं थी। जूयान ने दांत पीसते हुए दृढ़ता दिखाए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गुरुजी ने कहा था कि सुनहरी हड्डियां बनाने के लिए प्रतिभा, लगन और दृढ़ संकल्प का संयोजन आवश्यक है। हड्डियों के शोधन की शुरुआत ही इतनी कठिन है, ये स्पष्ट है कि जब मैं सुनहरी हड्डियों की अवस्था तक पहुंच जाऊंगा और ऊर्जा मज्जा में समा जाएगी, तो यह अनुभूति और भी असहनीय होगी। पूरे शरीर में खुजली हो रही थी, मानो चींटियां रेंग रही हों, और जूयान के माथे पर पसीना आने लगा। इसके बावजूद उसने दांत पीसते हुए दृढ़ता से अपना काम जारी रखा। चाहे कितनी भी असहनीय स्थिति हो, वह हार नहीं मानेगा। सौभाग्यवश जैसे जैसे जीवन शक्ति शरीर में प्रवाहित होती रही, प्रारंभिक चरण को सहन करने के बाद खुजली और चींटियों के रेंगने जैसी अनुभूति कम हो गई। इसके बाद ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां मजबूत हो रही हों। ये त्वचा को मजबूत करने जैसा ही था, लेकिन उससे कहीं अधिक कठिन। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए उनमें ऊर्जा के रिसने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी। ये हड्डियों की सतह पर ही बनी रही और गहराई तक प्रवेश नहीं कर सकी। इस क्षण जूयान को एहसास हुआ कि हड्डी को परिष्कृत करने की कठिनाई उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सोने की हड्डियां बनाने में सक्षम लोग इतने कम थे। लीजुवान घर से बाहर निकला और उसने तुरंत जूयान को अभ्यास करते हुए देखा। उसने सिर हिलाया। जिद्दी व्यक्ति इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वह सकारात्मक रवैया बनाए हुए है। जूयान ने अपनी आंखों के कोने से अपने गुरु को सिर हिलाते हुए देखा और उसका दिल तुरंत हलचल से भर गया। गुरुजी को अवश्य ही यह स्वीकार करना चाहिए कि मैंने अस्थि शोधन की पीड़ा सहन की है और दृढ़ता दिखाई है। मुझे दृढ़ रहना होगा, दृढ़ रहना होगा। दर्द चाहे कितना भी अधिक हो, मुझे दृढ़ रहना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। जूयान ने मन ही मन खुद को प्रोत्साहित किया। वह अपनी हड्डियों को लगातार मजबूत करता रहता है। जैसे जैसे अधिक से अधिक जीवन शक्ति उसमें समाहित होती जाती है, उसकी हड्डियों को ढकती जाती है और उन्हें लगातार परिष्कृत करती जाती है, चींटियों के रेंगने का एहसास गायब हो जाता है। लेकिन रेत के घर्षण के समान एक अनुभूति प्रकट हुई। जूयान के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने दांत भींच लिए, चुप रहा और मिश्रण की प्रक्रिया जारी रखी। उसे पता नहीं था कि कितना समय बीत गया है, लेकिन हड्डियों पर रेत के रगड़ने का एहसास और भी तीव्र होता जा रहा था। जूयान को लग रहा था कि वह अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा है। उसके माथे से लगातार पसीना टपक रहा था। पेड़ के नीचे कुर्सी पर लेटी हुई लीजुवान ने समय देखा और फिर जूयान की ओर देखा। दोपहर के भोजन का समय लगभग हो गया है। आज मेरे शिष्य को क्या हो गया है? क्या वह समय के बारे में भूल गया है? उसे अब तक खाना बना लेना चाहिए था। तो लीजुवान ने कहा, ठीक है, जाओ और खाना बनाओ, बहुत देर हो गई है। उनकी बातों पर जूयान तुरंत चौंक गया। उसने अपना व्यायाम बंद कर दिया और उसकी हड्डियों से रेत के रगड़ने की अनुभूति धीरे धीरे गायब हो गई। उस क्षण वह बेहद भावुक हो गया। गुरुजी को जरूर समझ आ गया होगा कि मैं अपनी सीमा तक पहुंच गया हूं, इसलिए उन्होंने मुझे आराम करने के लिए कहा। हाँ मास्टर, आदरपूर्वक जूयान ने अपना अभ्यास समाप्त किया। पुनश्च निरंतर फॉलो, वोट और अन्य सभी चीज़ों की तलाश है। मैंने तकनीकें गढ़ी, लेकिन क्या मेरे शिष्य ने वास्तव में उनमें महारत हासिल की? अध्याय 9 गुरु का जिक्र किसी से नहीं कर सकते _ एक नोवेल हब। हम लीजुवान ने सिर हिलाया, अपने शिष्य को सबक सिखाना जरूरी समझते हुए। भला वो खाना बनाना कैसे भूल सकता था? खेती बाड़ी में अत्यधिक लीन रहना ठीक नहीं है। आपको काम और आराम में संतुलन बनाए रखना होगा। प्रशिक्षण में अति मत करो, समझे? लीजुवान ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। यह शब्द सुनकर जूयान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जी गुरुजी, ये शिष्य इसे हमेशा अपने दिल में याद रखेगा। वह भावनाओं से अभिभूत हो गया। गुरुजी को डर है कि मैं खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालूंगा और खुद को चोट पहुंचा लूंगा। वे सही है, हालांकि लगन जरूरी है। मुझे धीरे धीरे अपने प्रयास भी बढ़ाने होंगे। मैंने अभी अभी अपनी हड्डियों को मजबूत करना शुरू किया है। अगर मैंने ज्यादा जोर लगाया तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आपको ये समझना होगा कि दृढ़ता का महत्व संयम में भी निहित है। काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए और मन को आराम देने के लिए समय निकालना चाहिए, ताकि आप अधिक कुशलता से काम कर सकें और बेहतर समझ हासिल कर सकें। लीजुवान ने धैर्यपूर्वक निर्देश दिए। ये शिष्य समझ गया है और यह गलती कभी नहीं दोहराएगा। जूयान ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। सचमुच अंधाधुंध खुद पर दबाव डालना समस्याएं पैदा कर सकता है। मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, नहीं तो मैं उस धागे की तरह हो जाऊंगा जिसे बहुत देर तक बहुत कसकर खींचा जाता है और वह टूट सकता है। जूयान को बात समझ में आ गई। तुम जाओ, लीजुवान ने इशारे से जूयान को खाना बनाने के लिए कहा। यह शिष्य आज्ञाकारी तो है, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं सच्चा गुरु नहीं हूं और मैंने जो साधना तकनीकें बनाई हैं वे भी बेकार हैं, इसलिए धैर्य से काम नहीं चलेगा। उसने मन ही मन आह भरी, लेकिन अब जब उसने जूयान को धोखा दे दिया था, तो वह केवल इस नाटक को जारी रख सकता था। ... जब जूयान ने अपनी हड्डियों को मजबूत करना शुरू किया, तो जब भी उसकी जीवन शक्ति उसके कंकाल में और गहराई तक समा जाती थी, तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे रेत उसकी हड्डियों से रगड़ रही हो। लेकिन जूयान ने खुद पर दबाव नहीं डाला। जब भी उसे लगता कि वह और आगे नहीं बढ़ सकता, तो वह साधना रोक देता और अपने मन को शांत करने के लिए अन्य काम करने लगता।
5 दिन बाद साधना के दौरान जुयान ने अपनी जीवन शक्ति में एक तीव्र वृद्धि महसूस की और उसका पूरा कंकाल कांप उठा। हड्डियों में जीवन शक्ति का प्रवेश अधिक सुगम प्रतीत हुआ। उन्हें अपनी ताकत में वृद्धि का एहसास हुआ और परिणामस्वरूप उनकी जीवन शक्ति में भी वृद्धि हुई। आखिरकार मैंने हड्डियों को मजबूत बनाने की कला में महारत हासिल कर ली है। जुयान बेहद खुश था। 5 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने अस्थि संरक्षण का पहला चरण पूरा कर लिया था। इसके बाद हड्डियों को मजबूत करने की प्रक्रिया कहीं अधिक सहज होगी और इसमें चींटियों के काटने या रेत पीसने जैसी असहनीय पीड़ादायक अनुभूतियां शामिल नहीं होंगी। वे दर्दनाक भावनाएं केवल उसकी हड्डियों को तांबे की कठोरता तक मजबूत करने के प्रारंभिक चरण में ही फिर से उत्पन्न होंगी। मैं फिलहाल अपनी हड्डियों को लोहे की कठोरता तक मजबूत करने के शुरुआती स्तर पर हूं, लेकिन अब जब मैंने बुनियादी बातों में महारत हासिल कर ली है तो तांबे की कठोरता के स्तर तक पहुंचने के बाद के चरण काफी आसान होने चाहिए। जुयान उत्साहित था। अगर वह असहनीय दर्द सहे बिना इस प्रक्रिया को सहन कर लेता तो वह साधना में अधिक समय बिता सकता था। मैं यहाँ लगभग 1 महीना बिता चुका हूँ और अब जब मैंने हड्डियों को मजबूत करने की कला में महारत हासिल कर ली है तो मुझे 100 आदमियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, भले ही मेरे पास कोई हथियार न हो। मुझे एक बार घर वापस जाना चाहिए। मैंने अपने गुरु के लिए प्राप्त दीक्षा उपहार का सारा हिस्सा अपनी साधना में खर्च कर दिया है। मुझे कुछ दुर्लभ औषधीय सामग्री खरीदनी चाहिए और अपने गुरु के लिए एक और दीक्षा उपहार तैयार करना चाहिए। जुयान जानता था कि भले ही उसके गुरु को उसकी प्रतिभा की परवाह न हो, लेकिन एक शिष्य के रूप में वह अपने गुरु का सम्मान करने की परंपरा की उपेक्षा नहीं कर सकता था। गुरु की साधना के स्तर को देखते हुए उन्हें दुर्लभ खजानों की परवाह नहीं होगी। आखिरकार आम लोगों की नज़र में कोई भी खजाना महज एक सांसारिक वस्तु है। मुझे दीक्षा उपहार के रूप में क्या तैयार करना चाहिए? गहरी सोच में डूबे हुए जुयान ने अचानक अपना माथा पीटते हुए महसूस किया, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी। गुरुजी को सांसारिक धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं अपनी ईमानदारी दिखाऊं तो वे इसकी सराहना करेंगे। अगर मैं उनके कमरे को सजाने के लिए सोने या जैद के कुछ गहने लाऊं तो उन्हें ज़रूर पसंद आएंगे। ये बात समझकर जुयान को काफ़ी राहत महसूस हुई। मुझे बाहर जाकर एक खरगोश पकड़ना चाहिए और नदी में मछली पकड़नी चाहिए ताकि स्वामी के पास जाने से पहले एक शानदार भोजन तैयार हो सके। जुयान ने अपनी साधना रोक दी, गांव छोड़ दिया और सामग्री इकट्ठा करने चला गया। ... सजी धजी मेज को देखकर लीजुवान के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। उनका शिष्य वाकई सराहनीय था। खाना पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट होता जा रहा था और व्यंजनों की संख्या भी बढ़ रही थी। गुरुजी, मैं लगभग 1 महीने से बाहर हूँ और मैं घर जाकर कुछ समय बिताना चाहता हूँ। खाना खाने के बाद जुयान ने बोलना शुरू किया। लीजुवान के दिल में आशंका की एक लहर दौड़ गई। जब ये लड़का घर लौटेगा और अपने परिवार के सामने मेरे शिष्य के रूप में दीक्षा लेने की बात करेगा तो क्या मेरी असली पहचान उजागर नहीं हो जाएगी? भले ही वह बहुत बुद्धिमान न हो, लेकिन उसके माता पिता और रिश्तेदार पूरी तरह अनजान तो नहीं हो सकते, है ना? हालांकि जुयान को घर जाने की अनुमति न देना उचित नहीं था और इससे संभवतः उसका संदेह पैदा हो जाता। कुछ देर सोचने के बाद लीजुवान ने कहा, घर जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं कि जब तक तुम साधना के एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाते तब तक तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी है, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं। क्या तुम समझते हो? जी गुरुजी, ये शिष्य साधना संबंधी मामलों पर दूसरों से बिल्कुल चर्चा नहीं करेगा। जुयान असमंजस में पड़ गई और उसने तुरंत एक गंभीर प्रतिज्ञा की। मुझे एकांत और सादगी भरा जीवन पसंद है और मैं अपनी उपलब्धियों का दिखावा नहीं करना चाहता। भले ही मैंने तुम्हें अपना शिष्य बना लिया है, लेकिन जब तक तुम साधना के एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाते तब तक मेरा जिक्र मत करना। आशा है तुम समझोगे। लीजुवान ने गंभीरता से जोर दिया। जी गुरुजी, जब तक मैं साधना के एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाता तब तक मैं आपका नाम तक नहीं लूंगा। जुयान ने पूरी गंभीरता से प्रतिज्ञा की। अगर मैं एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच पाता तो इसका मतलब होगा कि मैं गुरु का शिष्य बनने के योग्य नहीं हूं। गुरु ने मुझे अपना शिष्य बनाकर एक अपवाद बनाया है। अगर मैं उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता तो इससे गुरु की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। एक शिष्य के रूप में मुझे गुरु के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए। जुयान को कुछ हद तक अपराध बोध हुआ। उसकी प्रतिभा उतनी अच्छी नहीं थी। यदि वह एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच पाता है तो वह गुरु की प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा और गुरु को उपहास का पात्र बनाएगा। शिष्य होने के नाते उसे गुरु के सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देनी चाहिए। लीजुवान का मूल उद्देश्य जुयान को उसके या उसकी साधना के बारे में बात न करने की चेतावनी देने का, उसकी वास्तविक पहचान को समय से पहले उजागर होने से बचाना था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जुयान ने इसका अपने ही तरीके से अर्थ निकाल लिया था। बिल्कुल, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हें जल्द ही घर जाना चाहिए। सड़क पर हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। लीजुवान का चेहरा नरम पड़ गया और उसने जुयान को फिर से याद दिलाया, तुम्हें अपनी यात्रा में 30 मील लंबे दुष्ट वन से होकर गुजरना होगा। वहाँ भयंकर बाघ और जंगली जानवर रहते हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए ताकि तुम्हें चोट न लगे। दुष्ट वन अत्यंत खतरनाक था। यदि अकेले जुयान का सामना भयंकर बाघों या जंगली जानवरों से हो जाता तो उसके लिए जीवित रहना मुश्किल हो सकता था। लीजुवान केवल चेतावनी ही दे सकता था। जहां तक जुयान के सुरक्षित रूप से इसे पार करने की बात है, ये सब उसके भाग्य पर निर्भर करता था। हाँ मास्टर। जुयान घुटनों के बल बैठ गई और 3 बार आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए बोली, गुरुजी, मैं कम से कम 6 या 7 दिन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 12 दिन के लिए जा रही हूँ। मैं निश्चित रूप से आपकी सेवा करने के लिए वापस आऊंगी। मैं आपकी भावनाओं की सराहना करता हूँ। जुयान के अपने गुरु के प्रति सम्मान और उनकी निष्ठा को देखकर ली हुआन कुछ हद तक भावुक हो गए। इतनी मासूमियत से शुरू हुआ ये घोटाला आखिर मुझमें भावनाएं कैसे पैदा कर गया। अफसोस, लगता है मैं ठग बनने के लिए नहीं बना हूँ, मुझे इसमें मजबूर होना पड़ा है। लीजुवान असहाय महसूस कर रही थी। उसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जुयान, जो हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेती थी, खुद ही ठगी का शिकार होने के लिए उकसा रही थी और उसने जो शुरुआती उपहार दिया था उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद जुयान चली गई। लीजुवान गांव के प्रवेश द्वार पर ढलान पर खड़ा था और अपने चेहरे पर जटिल भाव लिए हुए जुयान की जाती हुई आकृति को देख रहा था।
उम्मीद है वह दुष्ट जंगल से सुरक्षित निकल जाएगा। ये नासमझ लड़का। आह। जब जुयान नजरों से ओझल हो गई तो उसने आह भरी और अपने घर लौट गया। जैसे ही वह बड़े पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठा, उसे अचानक थोड़ा अकेलापन महसूस हुआ। लानत है, मुझे अपने आसपास शिष्य की मौजूदगी की आदत हो गई थी। अब जब मैं फिर से अकेला हूं तो बहुत असहज महसूस हो रहा है। लीजुवान ने अपना चेहरा पीट लिया और बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। मैंने तकनीकें गढ़ी, लेकिन क्या मेरे शिष्य ने वास्तव में उनमें महारत हासिल की? अध्याय 10 शिष्य का तलाक हो गया। संग्रह के लिए अनुरोध आगे पढ़ें _ एक नोवेल हब। जुयान के जाने के बाद पहले दिन लीजुवान सुबह जल्दी उठकर बाहर गया। उसे वह शख्स नहीं दिखा जो आमतौर पर लगातार अभ्यास करता था, और उसके लिए खाना बनाने वाला भी कोई नहीं था। उसे मुर्गियों को खिलाना और सब्जियां खुद उगानी पड़ीं। कुछ गड़बड़ लग रही थी। जुयान के जाने के दूसरे दिन से ही ली हुआन को चिंता होने लगी। मेरा मूर्ख शिष्य, वह दुष्ट वन में तो नहीं मरा है ना? वह 2 बार वहां जा चुका है और हर बार सुरक्षित लौट आया है। इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना? जुयान के जाने के 5वें दिन लीजुवान गांव के बाहर पहाड़ी पर गई और उस दिशा में देखा जिधर जुयान गई थी। कोई नहीं आया था। उसने राहत की सांस ली। अगर मेरा पर्दाफाश भी हो गया है तो भी मुझे एक धोखेबाज को पकड़ने आने वाला कोई भी व्यक्ति इतनी जल्दी नहीं आएगा। मुझे डर है कि कहीं मेरा भेद ना खुल जाए। अरे, जुयान तो बिल्कुल मूर्ख है, लेकिन वो एक समृद्ध परिवार से आता है। उसके आसपास कोई ना कोई उससे ज्यादा बुद्धिमान जरूर होगा, है ना? अगर मेरा भेद खुल गया तो क्या मैं मुसीबत में नहीं पड़ जाऊंगा? लीजुवान खुद को उलझन में महसूस कर रहा था। वह काफी चिंतित था। जुयान के जाने के 10वें दिन लीजुवान पहाड़ी से सब कुछ देख रहा था। अगर उसे कुछ भी गड़बड़ लगती तो वह छिपकर भाग जाने की योजना बना रहा था। ये शिष्य, क्या वह दुष्ट वन में मरा और वापस लौटने में असफल रहा, या फिर उसे कैद कर लिया गया है? लीजुवान ने हताशा में खुद को कोसते हुए मन ही मन सोचा, धत तेरे की, मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता था। ये सब उसकी मूर्खता की वजह से हुआ है। इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मेरी हालत वाकई बहुत खराब है। शर्मनाक। लीजुवान ने आह भरी। वह एक ऐसा पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति था जो शर्मनाक ढंग से अपना जीवन गुजार रहा था। 11वें दिन जुयान आखिरकार लौट आए। गुरुजी, आपका शिष्य लौट आया है। जुयान को सम्मानपूर्वक अभिवादन करते हुए देखकर और ये देखकर कि इस धोखाधड़ी को सुझाने के लिए केवल वही मौजूद था और कोई अन्य व्यक्ति नहीं था, ली हुआन ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए, उसने बेपरवाह भाव से कहा, मानो उसे पहले से ही जुयान की वापसी के बारे में पता हो। गुरुजी, यह आपके शिष्य की कृतज्ञता का प्रतीक है। जुयान ने मेज पर 2 लंबे बक्से रखे। मैं इसकी सराहना करता हूँ। लीजुवान ने शांत भाव से एक डिब्बा खोला। अंदर सोने की मूठ वाली एक तलवार थी जिस पर शुभ बादलों और पौराणिक जीवों के चित्र बने हुए थे, और उसमें लाल, सफेद और नीले रंग के 9 रत्न जड़े हुए थे। सचमुच एक अनमोल खजाना। एक नज़र में ही लीजुवान समझ गया कि तलवार अनमोल है। वह बेहद खुश हुआ और बोला, यह मूर्ख शिष्य मेरी सोच से कहीं अधिक धनी है। बिना विचलित हुए उसने संदूक में हाथ डाला और कीमती तलवार उठा ली। वह काफी भारी थी। तलवार की मूठ में 9 और रत्न जड़े हुए थे। कुल मिलाकर 18 रत्न थे। केवल इन रत्नों की कीमत ही बहुत अधिक थी। तलवार की मूठ पर 2 बड़े लाल रत्न भी जड़े हुए थे। लीजुवान ने धीरे से तलवार को म्यान से बाहर निकाला। सोने की एक चमक ने उसकी नज़र खींची। तलवार शुद्ध सोने की बनी थी। उसने तलवार को वापस म्यान में रखा, फिर उसे वापस डिब्बे में रख दिया। बाहर से शांत दिखने के बावजूद उसका दिल उत्साह से काम रहा था। मैंने तो दौलत पाली। ये तलवार खानदानी धरोहर है। अब मैं बेफिक्र होकर वो देश भाग सकता हूँ। उन्होंने सहमति भरी नज़र से कहा, अहम बात तो सोच की होती है। मुझे खुशी है कि आपने मेरे बारे में सोचा। भले ही ये तलवार साधारण है, लेकिन इससे खेलने में आनंद आएगा। ये सुनकर जुयान बेहद खुश हो गई और बोली, जब तक आपको पसंद हो स्वामी जी। मेरे गुरु सचमुच एक छिपे हुए विशेषज्ञ हैं। एक अनमोल तलवार भी उन्हें विचलित नहीं करती और वे उसे महज एक खिलौने के रूप में देखते हैं। अपने गुरु के प्रति उनका आदर एक बार फिर बढ़ गया। लीजुवान ने दूसरा डिब्बा खोला। अंदर एक बेदाग जैड रुई थी। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। यह जैड रुई वाकई एक अनमोल वस्तु थी। उत्कृष्ट। लीजुवान ने सिर हिलाकर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। गुरुजी, मैं अपने साथ कुछ दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां भी लाया हूँ। बंडल खोलते हुए जुयान ने कहा। लीजुवान ने भौहें चढ़ाते हुए मन ही मन सोचा, क्या उसे ये भी एहसास हुआ कि ये दुर्लभ टॉनिक उसकी शारीरिक स्थिति में सुधार करते हैं और साधना के लिए फायदेमंद हैं। हमेशा की तरह आपको इन जड़ी बूटियों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। लीजुवान ने उन पर एक नज़र डाली। वहाँ 9 पत्ती वाला युजी या 1000 साल पुराना जिनसेंग नहीं था। वहाँ 5 पत्ती वाले युजी के 2 पौधे और 100 साल पुराने जिनसेंग के 3 पौधे थे, जिन्हें दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां माना जाता है। हाँ मास्टर। जुयान ने औषधीय जड़ी बूटियों को ठीक से रखा, कमरे को साफ सुथरा करना शुरू किया और खाना पकाने की तैयारी की। लीजुवान खुश था। उसका ये शिष्य समझदार था और जानता था कि वापस आते ही काम पर लग जाना चाहिए। क्या हुआ? उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ है। क्या कुछ हुआ है? अचानक लीजुवान ने देखा कि काम करते समय जुयान कुछ उदास लग रहा था। उसका दिल थोड़ा घबरा गया। क्या घर आने के दौरान किसी ने उसे कुछ याद दिला दिया था जिससे उसके मन में संदेह पैदा हो गया था? या फिर शायद वह इसलिए निराश महसूस कर रहा था क्योंकि उसे टॉनिक से कोई असर महसूस नहीं हुआ था और कुछ समय से प्रशिक्षण में कोई प्रगति नहीं हुई थी। वह यहाँ नहीं रुक सकता। हम इतनी दूर आ चुके हैं। अगर मैं उसे धोखा देना जारी नहीं रखता तो चीज़ें आसानी से उल्टी पड़ जाएंगी। मुझे उसका आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। इन्हीं विचारों के साथ लीजुवान ने पूछा, क्या बात है मेरे शिष्य? क्या तुम अपनी साधना को लेकर परेशान हो? जुयान ने सफाई का काम रोक दिया। उदास होकर बोला, गुरुजी, ये साधना का मामला नहीं है। हाल ही में जब मैं घर आया था, मुझे छोड़ दिया गया। क्या आपको छोड़ दिया गया? लीजुवान स्तब्ध रह गया और मन ही मन सोचने लगा, छोड़ दिया गया? तुम्हारा नाम जुयान है, शियाओयान नहीं। इसमें कोई दुखद कहानी नहीं है।
तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ, उसने सगाई क्यों तोड़ दी? एक गुरु की अपने शिष्य के प्रति चिंता के साथ उन्होंने पूछा। हताश चेहरे के साथ जुयान ने बुदबुदाते हुए कहा, उसने कहा कि मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हूँ और मेरे साथ रहना बहुत अपमानजनक था। वह गलत नहीं है, आप वाकई में बहुत बुद्धिमान नहीं हैं। लीजुआन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। खड़े होकर उन्होंने जुयान के कंधे पर थपथपाया। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें अपने शिष्य को सांत्वना देनी ही थी। तुम मेरी शिष्या हो, तुम्हारी अहमियत न समझने में उसी का नुकसान है। आप सही कह रहे हैं स्वामी जी, मैंने भी यही सोचा था। क्या तुमने उसे यह कहकर जवाब दिया कि नदी के दोनों किनारों पर 30-30 साल बिताने का मतलब एक ही होता है और उसे गरीब युवाओं को कम नहीं आंकना चाहिए? लीजुआन ने गला साफ करने के बाद पूछा। जुयान ने अपने गुरु की ओर हैरानी से देखा और कहा, गुरुजी, मैं गरीब नहीं हूँ। धत्तेरे की! लीजुआन की बाहें तन गईं, उसका दिल जैसे चुप गया हो। तुरंत गंभीर चेहरा बनाते हुए उन्होंने कहा, मेरे शिष्य, तुम अपने आप को किस बात में गरीब नहीं मानते? क्या जिस गरीबी की मैं बात कर रहा हूँ वह पैसे की गरीबी है? नहीं, ये साधना की गरीबी है, शक्ति की गरीबी है, मार्शल आर्ट के ज्ञान की गरीबी है। जुयान शर्म से लाल हो गई। आप सही कह रहे हैं गुरुजी, मैं गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ। उसने तुरंत कहा, परंतु चिंता मत करो स्वामी, मैंने हिम्मत नहीं हारी है। हालांकि मैंने उसे यह नहीं कहा कि बेचारी युवती को कम मत समझो, लेकिन मैंने उससे यह जरूर कहा, आज तुम मेरा उपहास कर सकती हो, मेरा अपमान कर सकती हो और मुझे त्याग सकती हो, पर एक दिन तुम्हें इसका पछतावा होगा और तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगी। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, जुयान ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ अपना सिर ऊपर उठाया। लीजुआन के होंठ फड़कने लगे। वह मन ही मन सोच रहा था, इस बच्चे को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी का चुना हुआ व्यक्ति हूँ। यह जरूर कोई भ्रम होगा। आप में इतना दृढ़ संकल्प होना वाकई बहुत अच्छा है। जुयान की आंखों में बची हुई थोड़ी सी निराशा देखकर लीजुआन ने कहा, छोड़ दिए जाने से शायद तुम्हें पूरी तरह से नुकसान न हो। याद रखो, तुम भले ही गिर जाओ, लेकिन इससे तुम्हें और भी मजबूत होकर वापसी करने का मौका मिलेगा। इतिहास में हर असाधारण व्यक्ति को असफलताओं का सामना करना पड़ा है। साधना का मार्ग पूरी तरह से समझ पर आधारित है। जब मन शांत होता है तो समझ स्वाभाविक रूप से आ जाती है। जुयान के कंधे पर थपथपाते हुए लीजुआन ने गंभीरता से कहा, एक कहावत है, दिल में स्त्री का वासना हो तो साधना में दिव्य उन्नति होती है। अब जब तुम्हें छोड़ दिया गया है तो तुम्हारे दिल में कोई स्त्री नहीं है, कोई भटकाव नहीं है, तुम निश्चित रूप से बहुत तरक्की करोगे।